हेलो एंड वेलकम बैक टू वेदांता कोचिंग अकेडमी। माय नेम इज जीवन कुमार और आप मेरे साथ कर रहे हैं हिस्ट्री को। ठीक है, तो हिस्ट्री में आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल्स रेजिस्टेंस, मतलब लोगों के जो प्रतिरोध के लिए जिम्मेदार कारक के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, कि अब देखिए जो लास्ट हमारा लेक्चर था वी स्टडीड अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। एक्सपेंशन, और हमने लास्ट के हमारे जितने भी हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर हुए हैं हमने उसमें एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन की बात करी कि किस तरह से अपने साम्राज्य की एक्सपेंशन में आता है आपका कि उन्होंने कैसे आसपास के एरियाज को विजिट करा, चाहे वो कोई भी प्रैक्टिसेस हो, वेदर इट वाज फ्रॉम डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट विद द नेटिव रूलर्स कि उनके साथ डायरेक्ट युद्ध करके, या फिर अपनी पॉलिसीज के तहत, है ना। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ कि किस प्रकार से उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज में आता है आपका कि रिंग फेंस पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया आपका, दूसरा आपकी सब्सिडियरी अलायंसेस जो होगी, इस तरह की पॉलिसीज को अपना करके कैसे उन्होंने जो अपने आसपास के एरियाज को अपने कब्जे में करा। ठीक है, और साथ ही साथ अपने साम्राज्य की कंसोलिडेशन, ठीक है, एक व्यवस्थित ढंग से उसको कंसोलिडेट करा। तो हमने कंसोलिडेशन वाली बात भी हमने कंप्लीट कर ली। अब जो हमारा आता है कि ड्यूरिंग जिस पर्टिकुलर रीजन के बाद, जब उनके द्वारा इस पर्टिकुलर एपिसोड के बाद क्या होता है कि जब आपकी कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है, तो एट द सेम टाइम कि आपके द्वारा जो विजिट एरियाज है, जो ब्रिटिश के द्वारा, है ना, अंग्रेजों के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो भी उनके अधिकृत क्षेत्र थे, ठीक है, उनके द्वारा जिनको ऑक्यूपाई किया गया, कॉन्कर किया गया, उसमें उनके द्वारा किस प्रकार का जो प्रशासन है वो इंप्लीमेंट करा। अब प्रशासन जो इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है, तो उसके बाद लोगों को क्या प्रतिक्रिया रहती है, लोग उस, अब प्रतिक्रिया इन द सेंस हम क्यों बात करेंगे, देखिए उनके द्वारा जो अपनाई गई दमनकारी नीतियां, जिसको हम बोलेंगे द काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन व्हिच वाज डन बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज काइंड ऑफ लेड टू द रेजिस्टेंस ऑफ द पीपल, है ना। लोगों के द्वारा उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट करने के पीछे अब कैसे करेंगे सर, देखिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। द पॉलिसीज दैट वाज इंप्लीमेंटेड, सबसे पहले उन्होंने क्या करा, जो हम इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज में देखिए क्या हुआ कि, और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव टेकन बाय द ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश ईआईसी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो हैं वो लिए गए, साथ ही साथ उनके द्वारा जो इकोनॉमिक में क्या था। अब देखिए जब उनको बंगाल का जो क्षेत्र है उनके अधीन आ गया, बंगाल वाज द मेन सेंटर ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वहीं पे आपकी जो कैपिटल है वो भी रहती है टिल 1911 तक, ठीक है, जब तक उसको ट्रांसफर दिल्ली में नहीं किया जाता है तब तक। और साथ ही साथ बंगाल इन दी, अगर हम 18वीं सेंचुरी के बंगाल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो थ्रू आउट द इंडिया आपको क्या देखने को मिलता है, देयर इज अ केओस ऑन द इंडियन सब कंटिनेंट। केओस है मतलब देयर इज अ क्या, अगेन कंटिन्यूअस इन्विजन आपको देखने को मिलती है, ठीक है। एंड एक जो सेंट्रलाइज अथॉरिटी है, सेंट्रलाइज अथॉरिटी और पावर की एब्सेंस की वजह से क्या है, देयर इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल अमंग द नेटिव रूलर्स। नेटिव रूलर्स के बीच में भी आपका क्या है, जो कंटिन्यूअस स्ट्रगल है, दे आर बेसिकली वांटेड टू एक्वायर द रीजन, कोई ना कोई अपनी पावर और सुप्रीमेसी को एक्वायर करने के लिए आपका इस कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट जो चला रहा है, ठीक है। इस पॉलिटिकल केओस और कंफ्यूजन के बीच में देयर इज ओनली वन स्टेट विच इज बंगाल, एक बंगाल है विच इज फ्लरिशिंग। अब फ्लरिश किस बेस पे कर रहा है, इकोनॉमिकल बेसिस पे इट इज फ्लरिशिंग because of the policies adopted by the Murshid Quli Ali Khan, Ali Vardi Khan and so on। बहुत सारे रीजन भी हैं उसके पीछे, चाहे वो ज्योग्राफिकल कारण हो, चाहे यहाँ, हाँ, बिकॉज ऑफ ये कहाँ किस वाले रीजन में लाई करता है। अगर आप बंगाल की बात करते हो तो गंगा एक डेल्टा जो कि वहां पे बनाता है ना, हुगली नदी के तट के आसपास। दूसरा आपकी जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है ना, इट ऑल्सो फॉर्म द डेल्टा। तो आज का प्रेजेंट जो बांग्लादेश है एंड ऑल्सो द बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, दैट एंटायर रीजन वाज अ बंगाल प्रोविंस था, ठीक है। तो उसमें क्या है आपका जो एग्रीकल्चरली है, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर अबॉर्ड होने के कारण, आपकी जो रिवर के चैनल्स के जो अवेलेबिलिटी के कारण, द फर्टिलिटी ऑफ लैंड इज रियली हाई एंड वहां पे प्रोडक्शन ऑफ एवरी क्रॉप अगर आप देखोगे ना, दैट इज रियली हाई एंड द ट्रेड एंड जो कमर्स एक्टिविटी है वो भी काफी हाई है। इस वजह से क्या हो रहा है, वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस स्टेट है एंड वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट ऑफ ए कंट्री, और वर्ल्ड का भी आप बोल सकते हो। तो इंडिया की जो रिचनेस, और अगर हम सोने की चिड़िया वाला जो भाव आता है ना भारत के लिए, ठीक है, उसको हम अगर बंगाल को भी कंट्रीब्यूट करें या एट्रीब्यूट करें उसको, तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। एंड दैट वाज द रीजन दे बेसिकली ब्रिटिश वांटेड टू एक्वायर दैट रीजन। एंड वहां पे आपकी देयर इज अ कन्फ्लिक्ट अमंग द रूलर्स, नवाब के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चला हुआ है उसका फायदा उठा करके ब्रिटिश के द्वारा सबसे पहले इस रीजन को ऑक्यूपाई किया गया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है। अब वहीं पर जो उनके द्वारा पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई, अभी जो इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई ना, कि जो वहां पे 1765 में आपने देखिए, मैं ये बैकग्राउंड की बात कर रहा हूं कि लोगों की रेजिस्टेंस जो है वो क्यों होती है, किस वजह से बेसिकली दे
started to uprising against the ब्रिटिश है ना, ब्रिटिश के खिलाफ उनके द्वारा हाउ दे स्टार्टेड इन दिस, बेसिकली जो पर्टिकुलर रिवॉल्ट है, जो लोगों की ग्रीवेंसेस है, वो रिवॉल्ट में कैसे बदलती है, किस प्रकार से वो अपराइजिंग में बदलती है ना। तो हम उसके बारे में बात करें तो जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी, जैसे हम बात करते हैं कि जो रेवेन्यू कलेक्शन, उनको रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार मिल गया, दीवानी उनको मिली, दीवानी राइट दे गॉट इन 1765। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या होता है, इलाहाबाद की संधि जो है साइन की जाती है बाय विद द ब्रिटिश एंड कौन है आपके, शाह आलम के साथ। शाह आलम इज अ मुगल एम्परर। इन 1765 देयर इज अ ट्रीटी, शाह आलम के साथ देयर इज अ ट्रीटी, शाह आलम सेकंड के साथ जो है ट्रीटी की जाती है, संधि साइन की जाती है, जिसमें दीवानी राइट वाज गिवन टू द ब्रिटिश, दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है, अब यहां पर बंगाल में जो उनके द्वारा और इन रीजन में इनके द्वारा जो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जो प्रथा को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो सिस्टम जिसमें आप बोलते हो ना परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट बोल लीजिए या स्थायी बंदोबस्त बोल लीजिए, ठीक है, जिसमें क्या था, जो रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार किसे दिया गया, जमींदारों को। ठीक है, ब्रिटिश ने अपनी मतलब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया एंड जो जमींदार हैं उनको अधिकार दिया दैट यू विल बी द कलेक्टिंग अथॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू। अब आप कलेक्टिंग अथॉरिटी हो गए तो इनको एक फिक्स्ड अमाउंट फिक्स कर दिया गया, देयर वाज अ फिक्स अमाउंट। वहां पे असेसमेंट की गई कि बंगाल का जो पर्टिकुलर रीजन है या कोई भी रीजन है इस एरिया में, उसका एक असेसमेंट किया गया कि यहां से इतना रेवेन्यू, मान लीजिए कि यहां से 110 रुपए की कलेक्शन होगी। ठीक है, तो ब्रिटिश ने क्या डिसाइड करा, ब्रिटिश ने डिसाइड करा कि जो 100 रुपीज है दैट विल गो टू द ब्रिटिश एंड द 10 रुपीज विल गो टू द जमींदार। ठीक है, 100 रुपए जो है यहां से ब्रिटिश के द्वारा ले लिया जाएगा, ये फिक्स अमाउंट है, और 10 रुपए जो है आपके वो जमींदार को जाएंगे। अब देखिए ये तो अमाउंट फिक्स हो गया ना, एंड दैट विल नॉट बी चेंज्ड। लेकिन ये जो लास्ट के 10 रुपए रखे गए थे, इसमें क्या था कि जमींदारों को क्या कहा गया कि आप जो टैक्स लगाओगे, जो पीजेंट के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है, जो टैक्स लगाया जाएगा दैट विल बी ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ, ये आपने याद रखना है, डिस्क्रिशन ऑफ जमींदार। ठीक है, जमींदारों की डिस्क्रिशन के ऊपर होगा। ठीक है, मतलब ये उनकी मन मर्जी के ऊपर है कि वो कितना टैक्स लगाना चाहते हैं। तो देखिए अब ये 100 रुपए तो फिक्स कर दिए गए हैं ना, तो ये जमींदार क्या चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को कमाया जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, जो टैक्स है उसको बहुत ज्यादा लिवाई करेंगे ऑन द पीजेंट्स। ठीक है, पीजेंट के ऊपर बहुत ज्यादा कर लगाया जाएगा, ताकि यहां से जो अगर 110 रुपए की बात की गई है ना, कि शायद अनुमान लगाया गया है कि इतना रुपए प्राप्त हो सकते हैं इस एरिया से, तो क्या हो वहां से 200 या 250 रुपए प्राप्त किए जा सके। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जमींदार को देने तो केवल 100 ही हैं, बाकी के जो पैसे हैं वो किसकी जेब में जाएंगे, दैट विल गो इनटू द पॉकेट ऑफ जमींदार। ठीक है, वो जमींदार के पास जाएंगे। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए जमींदारों के द्वारा लार्जर एंड लार्जर अमाउंट ऑफ टैक्स जो है दैट वाज लिवाइड ऑन द किसान्स, ऑन द पीजेंट्स। ठीक है, किसान के ऊपर जो है लार्जर अमाउंट में टैक्स लिवाई किया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, दे गॉट एक्सप्लॉइटेड ऑन टू सच extent that there was no other way instead of rising in a बेसिकली टेकिंग आर्म अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, कि ब्रिटिश के खिलाफ शस्त्र उठाने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं बचा। इधर देवर कमिटिंग सुसाइड, या तो वो सुसाइड कमिट कर रहे थे, या फिर एकमात्र रास्ता था कि आप क्या करिए कि यू नीड टू do the revolt or you need to basically be the part of uprising। आपको ये जो अपराइजिंग हो रही है उसका पार्ट होने बनने की जरूरत है, आपको एक उठने की जरूरत है, ब्रिटिश इस दमनकारी नीतियों के खिलाफ उठने की जरूरत है। तो यही सारे रीजन हैं विच लेड टू द पीजेंट्स रिवॉल्ट, ट्राइबल रिवॉल्ट। क्योंकि ट्राइबल में देखिए क्या होता है, ट्राइबल दे आर वेरी इमोशनली अटैच्ड विद द लैंड। अब वहां पे जब आप इंट्रोड्यूस करोगे, हस्तक्षेप करोगे, उसको अपने अधिकार क्षेत्र में लाओगे, और वहां पे कोई एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को इंट्रोड्यूस करोगे, तो ट्राइबल विल नेवर अलाउ इट। ठीक है, आप उनके ट्रेडिशन में बदलाव करने की कोशिश करोगे, जो उनके लैंड राइट के साथ उनकी जो ट्रेडिशन है उनमें चेंजेस करने की बात करोगे, तो दे विल नॉट एक्सेप्ट इट एंड दे विल डेफिनेटली राइज अगेंस्ट यू। ठीक है, तीसरा था आपका कि जो सिविल चेंजेस किए गए। ठीक है, अब जो समाज में आप बदलाव लाना चाहते हो ऑन द ब्रिटिश लाइन, जैसे कि उस समय की अगर आप बात करते हैं तो यूरोप इज क्वाइट गोइंग थ्रू सो मेनी चेंजेस, जिसमें आपके पुनर्जागरण का दौर है, जहां पर साइंटिफिक डेवलपमेंट डेवलप्ड होता है और रैशनलिज्म की बात की जाती है। वही चीजें कुछ एक उन्होंने भारत में भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी, ऑल्दो दैट वाज सॉर्ट ऑफ अ प्रोग्रेसिव अगर हम उनकी बात करें। बट देखिए वो क्या लगा लोगों को कि वो डायरेक्टली उनकी ट्रेडिशंस और उनकी सामाजिक व्यवस्था में क्या है वो हस्तक्षेप है। इस वजह से जो समाज है वो भी उनके खिलाफ खड़ा हो गया। और तीसरा अगर हम बात करते हैं तो फॉरमोस्ट फाइनल जो हमें रिवॉल्ट का नेचर देखने को मिलता है बिटवीन दिस पर्टिकुलर रीजन, जो लोगों के प्रतिरोध की हम बात कर रहे हैं, तो वो था आपका सिपॉय म्यूटिनीज।
अब जो सबसे बड़ी सिपॉय म्यूटिनी है वो सबको पता है कि इट वाज द रिवॉल्ट ऑफ 1857, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे जो सिपॉय हैं वो म्यूटिनीज हुई हैं। रीजन बीइंग अब क्या था कि देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा कि जो उस समय की जो ब्रिटिश आर्मी थी इट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। वो आपने याद रखना है कि जो ब्रिटिश आर्मी है वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। क्या क्या वो पार्ट हैं? एक होती थी आपका जो क्वींस आर्मी, ठीक है, और दूसरी को कहते थे ट्रूप्स आर्मी, ठीक है, ट्रूप्स आर्मी, ठीक है। तो अब इनमें और क्वींस आर्मी और ट्रूप्स आर्मी में डिफरेंस क्या था? एंड देन ट्रूप्स आर्मी, ठीक है। तो क्वींस आर्मी इसमें देखिए आपकी सिपॉय से लेकर के, मतलब आपके सोल्जर से लेकर के, सिपॉय वाज अ डेरोगेटरी वर्ड व्हिच वाज यूज्ड फॉर द इंडियन सोल्जर, कि वो केवल ना भारतीय सोल्जर्स के लिए यूज किया जाता था। तो ब्रिटिश के लिए तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, विल बी यूजिंग लाइक, उन्होंने उनके लिए क्या था कि इसमें क्या होगा कि आपके सोल्जर्स से लेकर के, वो खुद को ऐसे बोलते थे कि जो सोल्जर से लेकर के क्या आपके जो ऑफिसर रैंक तक की जितने भी अधिकारी होंगे दे विल ऑल बी ब्रिटिश, ठीक है। सभी कौन होंगे? ब्रिटिश होंगे, अंग्रेज होंगे। दूसरा जो आपका ट्रूप्स है, अब जो ट्रूप्स आर्मी है इसमें क्या होगा, आपका जो सिपाही हैं जो कि मेजर चंक ऑफ द आर्मी है दैट विल बी इंडियंस, ठीक है। एंड जो बाकी आपका ऑफिसर रैंक है दैट विल बी ब्रिटिश, ठीक है। जो ऑफिसर्स हैं वो क्या होंगे? आपके ब्रिटिश होंगे। तो दो भागों में भारत में उनकी जो है वो आर्मी डिवाइडेड थी, एक थी क्वींस और एक थी ट्रूप्स आर्मी, ठीक है। ये दो भाग थे, ठीक है। अब जो क्वींस आर्मी इसका क्या काम था और जो आपकी ट्रूप्स आर्मी इसका क्या काम था, आप ये बैकग्राउंड समझना। तो देखिए ट्रूप्स आर्मी का काम है जितनी भी वॉर लड़ी जाएंगी, अनेक्सेशन होगी टेरिटरीज की, मतलब भारतीयों के साथ ना ये जो युद्ध जो कर रहे हैं, वॉर होंगी, अनेक्सेशन होगी और किसी रीजन को ऑक्यूपाई करना है, ठीक है, इट विल ऑल बी डन बाय द ट्रूप्स आर्मी। फिर जब ऑक्यूपेशन के बाद जब युद्ध जीत लिया जाएगा तो वहां पर जो अपना अधिकार जमाने के लिए किस आर्मी को रखा जाएगा? वहां पे रखा जाएगा क्वींस आर्मी को, ठीक है, जहां पे सारे अंग्रेज होंगे। जब ठीक है कोई एरिया जीत लिया जाएगा तो वहां पे जो एक कमांड बनाई जाएगी, वहां पे जो एक, जैसे आप आजकल के आपके कंटोनमेंट एरिया नहीं होंगे, होते हैं, तो जो कंटोनमेंट होगी जो ये डिफाइन करेगी, क्वींस अथॉरिटी को डिफाइन करेगी, वहां पे आपका ये वाला जो है आपका क्वींस आर्मी रहती थी, ठीक है, जगह पे कोई भी इंडियंस नहीं है। हाँ, लेकिन ऑक्यूपाई करने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए क्या होगा? आपका ट्रूप्स आर्मी होगी। अब ट्रूप्स आर्मी की कंपोजिशन कैसी है कि यहाँ पे जब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1856-57 का जो रिवॉल्ट हुआ, उस समय 86% कितने आपके भारतीय सोल्जर हैं एंड ओनली 14% कितने थे? आपके अंग्रेज थे, ठीक है, ब्रिटिश अधिकारी थे। और ये क्या थे? ये ऑफिशियल्स थे। और ये जो ऊपर है ये 86% है, ये सारे क्या हैं? सिपाही हैं। तो देखिए ये जितने भी लोग हैं वो देखिए इन्होंने क्या करा, दीज आर द पीपल हु कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ब्रिटिश इन ऑक्यूपाइंग द एंटायर इंडिया। इन लोगों के द्वारा दिया गया मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो भारतीयों का ही रहा है। बट आपने इसमें क्या याद रखना है, देखिए जब ये रीजन्स था ना, जो पीपल्स जो थे इसमें एसोसिएटेड थे आर्मी में, तो इनके खिलाफ जो एक डिस्क्रिमिनेटरी बिहेव किया जाता था, दैट लेड टू द राइज ऑफ, दैट लेड टू द डिसकंटेंट अमंग द सिपाहीज। जो कि आपकी आर्मी का मेजर चंक जो है वो क्या कर रहे हैं, दे आर बेसिकली हैविंग अ मेजर चंक ऑफ योर आर्मी। तो उनके साथ क्या हो रहा है, ब्रिटिश क्या कर रहे हैं कि जो आपका इंडियन सिपाही है वो कभी भी सूबेदार के रैंक से ऊपर तक उसकी पदोन्नति नहीं हो सकती है। His promotion he cannot be promoted beyond the rank of सूबेदार, ठीक है। दूसरा उसकी सैलरी जो है हमेशा उसके यूरोपियन काउंटर पार्ट से जो है कम ही रहेगी। यूरोपियन काउंटर पार्ट मतलब जो यूरोपियन अंग्रेज, एक कोई भी अगर इवन वो सोल्जर भी अगर एम्प्लॉय होता है ना और ये सूबेदार साहब तक बन गए हैं, स्टिल ही हैड टू पे अ रिस्पेक्ट, और जो है ना दैट टुवर्ड्स द ब्रिटिश एम्प्लॉय, कि जो ब्रिटिश अंग्रेज सोल्जर है उसके प्रति जो रिस्पेक्ट है वो सूबेदार को या कोई भी, इवन दो आप यू आर सर्विंग इन अ ब्रिटिश आर्मी फॉर लाइक 20 इयर्स और अभी ही रिसेंटली जिसकी रिक्रूटमेंट हुई है, फिर भी आप उससे बिलो माने जाओगे अंग्रेज से। तो दिस वाज द काइंड ऑफ अ डिस्क्रिमिनेशन दे हैड टू फेस। साथ ही साथ उनका जो इंटरनल जो डिवीजन की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, तो दिस ऑल डिसकंटेंट लेड टुवर्ड्स द बेसिकली उनके बीच में जो आप विद्रोह की तरफ वो चलते हैं। तो आपने पढ़ लिया ना, ये बैकग्राउंड आपको समझ आ गया कि इस तरह से था, ठीक है। ये बैकग्राउंड के बारे में। बाकी अब जब हम रिवॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे तो देखिए आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। तो मैं जो भी बताऊंगा आपने क्या करना है कि देखिए बहुत सारे रिवॉल्ट है, बट उसमें जो हम मेजर हैं वही करने वाले हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और उसमें क्या होगा कि आपने क्या करना है, देखिए ये तो ठीक है कि किस रिवॉल्ट के साथ कौन सी पर्सनैलिटी एसोसिएटेड है, दैट इज ओके, बट आपका क्या काम है, यू नीड टू रिमेंबर द
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज वेल, क्योंकि देखिए पेपर आपका ना, आप जिस प्रकार से क्या होता है कि पेपर का नेचर चेंज हो रहा है ना, उसमें क्या होता है कि आपको ऐसे कालक्रम में व्यवस्थित करना, या आपको मैच द फॉलोइंग्स में आ जाएंगे, तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दोस रिवॉल्ट ना एंड ऑल दोस अपराइजिंग इन दैट मैनर, ठीक है। तो चलिए अब उस तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप हमने ये सारी बात कर ली कि विद्रोह जो है आपके कितने टाइम हुए, कितने टाइप के हुए, बैकग्राउंड को समझना जरूरी है, और किस तरह से और किस वजह से ये सारे रिवॉल्ट हुए। तो पहला चलते हैं हम सन्यासी रिवॉल्ट। देखिए सन्यासी रिवॉल्ट आपका ये बंगाल के रीजन में जो है, वहां पे इट टुक प्लेस अराउंड द बंगाल। 1763 से लेकर के 1800 के बीच में ये रिवॉल्ट जो है ये कंटिन्यूअस वे में चलता रहता है। अब ये सन्यासी रिवॉल्ट है क्या, जो सेक्शन है ना आपके, दीज आर द पीपल हु आर एसोसिएटेड विद इट, मॉन्क एंड साधुस, ठीक है। इनके द्वारा इस सन्यासी रिवॉल्ट की जो कमान संभाली गई, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, सन्यासी रिवॉल्ट के नाम से जाना जाता है ना। अब दूसरा आपने क्या जानना है इसके साथ, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, दैट इज कि देखिए द फर्स्ट पर्सन एसोसिएटेड विद इट इज हुम, वॉरेन हेस्टिंग साहब, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग, जो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं ये क्या है, इनका कार्यकाल कब से कब तक है, ठीक है। इनका कार्यकाल है आपका 1772 से लेकर के 1785 तक, ठीक है। ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और आप इंडिया भी बोल सकते हो इसको, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, जिनको फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाया गया था। अब साथ ही साथ आपने क्या याद रखना है कि लीडर कौन है, ये रिवॉल्ट जो है इट हैपन इन विच रीजन, बंगाल वाले एरिया में। रीजन बीइंग कि देखिए 1770 के दशक में क्या होता है, देयर इज अ फेमीन इन बंगाल, बंगाल में अकाल पड़ता है, और जिस समय क्या होता है कि 1/3 पॉपुलेशन, 1/3 पॉपुलेशन जो है वो बंगाल की एंटायरली वाइट आउट हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन। जो आपकी एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज जो है वो ब्रिटिश के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई। देखिए 1757 के दौर था, और उससे पहले वाला अगर आप 1720 से लेकर के 1757 तक देखते हो, तो बंगाल इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन है। 20 सालों के बीच क्या हो जाता है कि बंगाल की ऐसी कंडीशन है कि यहाँ पर देखिए इतना बड़ा अकाल पड़ गया कि क्या हो गया, 1/3 तक पॉपुलेशन जो है आपकी वाइप आउट होगी। बंगाल वाज बेसिकली ऑन द वर्ज ऑफ क्रम्बलिंग, है ना, ऑन द वर्ज ऑफ लाइक डिक्लाइन आप बोल लीजिए, उसके पतन के कगार पे पहुंच गया इनके रीजन के अधीन, ठीक है, इनके पीरियड के अधीन। तो उन्हीं को, तो बेसिकली जो पीजेंट्स हैं अपने लैंड से एविक्टेड किए गए, और उनकी प्लाइट को देखते हुए, दीज आर द पीपल हु टुक आर्म, मॉन्ग एंड देन द साधु, दीज आर द पीपल हु टुक आर्म अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दैट यू नीड टू रिमेंबर कि देखिए जो ये सन्यासी रिवॉल्ट है, इसकी बात किसमें कही गई है, आपके आनंद मठ में, ANAND, आनंद मठ। ये आनंद मठ इज अ नॉवल रिटन बाय उपन्यास है जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, या चट्टोपाध्याय भी बोलते हैं इनको, ठीक है। इनके द्वारा ये जो आपका उपन्यास लिखा गया है, जिसमें किसके बारे में हमें बात मिलती है। तो देखिए अगर आपको क्वेश्चन आता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल डिस्क्राइब्ड अबाउट द सन्यासी रिवॉल्ट, तो जो सन्यासी रिवॉल्ट है उसके बारे में किस नॉवल में बात की गई है, वो है आपका आनंद मठ। रिटन किसके द्वारा लिखा गया है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है अराउंड 1782 में। और इसी उपन्यास में आपको क्या देखने को मिलता है, वंदे मातरम सॉन्ग, जो हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, दैट इज रिटन बाय दिस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी, जिनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसकी व्याख्या हमें कहां पर मिलती है, इसका जो व्याख्यान है वो कहां पर मिलता है, आपको इसको इंक्लूड किया गया था इसमें आनंद मठ में, ठीक है। इस उपन्यास में हमें ये वर्णित मिलता है। ओरिजिनली ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था, बाद में इसको बंगाली में ट्रांसलेट करके लिखा गया, बाद में इसको इस नॉवल में इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो ये थी सारी आपकी सन्यासी रिवॉल्ट से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब दूसरा आता है आपका सेकंड जो है आपके, तो देखिए जो पर्सनैलिटीज इसके साथ एसोसिएटेड हैं, लीडर्स जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं, जो सन्यासी रिवॉल्ट के साथ, दूसरा क्या था ना, एक तो है कि यहाँ पे हिंदू और मुसलमानों की जो इक्वल पार्टिसिपेशन है। सेकंड आपने क्या देखना है, सेकंड आपने देखा है तो पीपल जो इसके साथ एसोसिएटेड है वो है आपका, देखिए मंजूम शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक एंड देवी चौधरानी। देवी चौधरानी को प्लीज रिमेंबर करना, इनको याद रखना, बिकॉज शी इज द फर्स्ट वुमेन ना, बेसिकली शी इज द फर्स्ट वुमेन हु इज एसोसिएटेड विद द अर्ली अपराइजिंग, ठीक है। तो अर्ली अपराइजिंग जहां पे देखिए वुमेन की पार्टिसिपेशन बहुत कम देखने को मिलती है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जो प्लाइट है वो उतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल आपकी जो देवी चौधरानी देवी हैं, इनके द्वारा इस रिवॉल्ट की जो है वो कमान संभाली गई, तो विच इज वेरी यूनिक इन अ सेंस ना। तो अगर कभी कभी वुमेन्स की पार्टिसिपेशन के ऊपर जो एक हिडन चीजें होती हैं जिनको हम जनरली हम ओवरलैप कर देते हैं, तो इसमें क्या है आपने याद रखना कि शी इज अ वेरी बिग पर्सनैलिटी, देवी चौधरानी, एंड एसोसिएटेड विद द सन्यासी रिवॉल्ट, ठीक है, ड्यूरिंग आपका 18th सेंचुरी के एंड में जो आपका
प्लेस लेता है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी चुहार अपराइजिंग। अब चुहार अपराइजिंग देखिए इज नॉट वेरी, मतलब आपको ना इसमें सिर्फ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, एरिया कौन सा है, बंगाल, रीजन बीइंग वही कि किसानों की प्लाइट के साथ जो है इनकी सिंपैथी, एंड एक्सटेंशन ऑफ दैट कि जो बंगाल का फेमीन है और जो किसानों की प्लाइट है उसके रिगार्डिंग दिस अपराइजिंग बिगिन इन द बंगाल, ठीक है। बस नेक्स्ट हमारा है आपका तीतू मीर का मूवमेंट, ऑल्सो इन अ रीजन ऑफ बंगाल, ठीक है। तीतू मीर मूवमेंट इज ऑल्सो इन अ रीजन ऑफ बंगाल। 1782 में ये स्टार्ट होता है एंड देन इट लेड टू द, जो इसकी फाइनल कल्मिनेशन है, इट लेड इन 1831 में, 1831 में, ठीक है। अब रीजन बीइंग देखिए दिस इज ना वेरी फर्स्ट सॉर्ट ऑफ अ नेचर, जहां पर क्या हुआ आपका कि पहली बार आपको क्या देखने को मिलती है कि यहाँ पे आर्म्ड अपराइजिंग अगेंस्ट द आर्म्ड, पहले तो आपने ये याद रखना है, आर्म्ड अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या है आपका, जो मोस्ट ऑफ द पीजेंट्स थे ना, इस पर्टिकुलर मोमेंट की अगर हम बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यहाँ पे आपको क्या कम्युनल एंगल भी देखने को मिलता है, सांप्रदायिकता भी देखने को मिलती है। क्यों? बिकॉज जो आपके पीजेंट्स हैं यहाँ पर इस रिवॉल्ट के दौरान, देखिए तो इन दिस एरिया पीजेंट दे आर मुस्लिम्स, जो आपके पीजेंट्स हैं दे आर मुस्लिम्स, और जो आपके लैंडलॉर्ड हैं दे आर हिंदूज, ठीक है। जितने भी जमींदार थे वो हिंदूज थे। तो इनके अगेंस्ट जो ऑपरेशन हो रही थी, इनके अगेंस्ट जो एक्सप्लॉइटेशन हो रही थी, तो यहाँ पर ना काइंड ऑफ वो एक रिलीजियस एंगल को भी यूज किया गया कि वी हैव टू फाइट विद दीज पीपल, इनके साथ जो हिंदू लैंडलॉर्ड है, और साथ ही साथ हमें अंग्रेजों को भी भगाना है यहाँ पे। तो देखिए इस रिवॉल्ट के साथ ना आपका एक और जो आपका एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंस है कि यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था कि कुछ एक जमींदार थे जिनके द्वारा क्या किया गया, बियर टैक्स को इंपोज किया गया था। तो कई बार आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगी कि बियर टैक्स जो है वो किस विद्रोह का कारण बना। तो आपका जो तीतू मूर मूवमेंट का है ये इसी मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड है। बियर टैक्स में ये था ना, बेसिकली इट वाज सॉर्ट ऑफ अ जजिया टैक्स, जैसे हिंदुओं के ऊपर नहीं लगाया गया, उसी प्रकार का ये एक डिस्क्रिमिनेटरी नेचर का टैक्स है कि अगर आप मुस्लिम हो, अगर आप दाढ़ी रखना चाहते हो, विच इज अ काइंड ऑफ अ नेसेसरी, मतलब एक उसमें आता है ये, है ना, कि जो मुस्लिम्स हैं उनको दे आर बेसिकली टू हैव अ बियर्ड, लॉन्ग बियर्ड, है ना। तो अगर आप रखना चाहते हो, अगर आप अपने धर्म का पालन करना चाहते हो, विच इज डायरेक्टली मीन कि अगर आप अपने धर्म का पालन करते हो तो यू हैव टू पे सम सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स, ठीक है। और इसी के खिलाफ, इस डिस्क्रिमिनेटरी नेचर के खिलाफ जो है वो मुसलमानों के द्वारा विद्रोह किया जाता है, विच इज एसोसिएटेड विद द तीतू मीर। अब तीतू मीर जो है वो सैयद अल मीर नसीर अली, और तीतू मीर इज अ पीजेंट लीडर हु लेड द नलकरबेरिया अपराइजिंग इन 1831। तो जो इस मूवमेंट की जो कल्मिनेशन है वो कब होती है, 1831। और नलकबेरिया आपने ये भी याद रखना है कि जो तीतू मीर की अपराइजिंग है, इसको नल्कबेरिया अपराइजिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और मैंने जो जैसे कि ऊपर बात करी कि इट वाज द फर्स्ट आर्म्ड पीजेंट अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो अगर आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट आती है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट आर्म्ड ब्रिटिश पीजेंट मूवमेंट, की जो किसानों का पहला मतलब एक सशस्त्र विद्रोह की अगर हम बात करें तो वो कैसा था, पहले अगर की हम बात करते हैं तो देयर आर सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस आ रही है ना, यहाँ पर उनके खिलाफ जो शस्त्र उठाए गए वो ये आपकी तीतू मीर की अपराइजिंग के खिलाफ थे। अब नेक्स्ट हमारा आता है इसी कड़ी में कोल म्यूटिनी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कब होता है, 1831 में, ठीक है। अब ये जो रीजन है दैट इज छोटा नागपुर रीजन में, और एक ट्राइबल नेचर का रिवॉल्ट है, ठीक है। आपने याद रखना है जो प्रेजेंट डे आपका, अब इसमें आपको जो रीजन है वो याद रखने हैं, पहले आपका रांची हो गया, सिंहभूम हो गया, हजीराबाग हो गया, एंड देन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मनभूम। दूसरा तो रीजन क्या है आपका रिवॉल्ट हैपन होने का, रिवॉल्ट के पीछे रीजन क्या है कि लार्ज स्केल ट्रांसफर ऑफ द लैंड फ्रॉम कोल्स हेडमैन टू आउटसाइडर लाइक हिंदू, सिख, मुस्लिम एंड फार्मर्स एंड मनी लैंडर हु वर ऑप्रेसिव एंड डिमांडेड हैवी टैक्सेस। तो देखिए मैंने पहले ही बात करी कि जो ट्राइबल में है ना, देखिए वहां पर जो आपकी लैंड की एसोसिएशन है दैट इज वेरी इमोशनल, एंड लैंड की जो अटैचमेंट है ट्राइबल आर वेरी 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 पिक्यूलियर बोल सकते हैं, वेरी अटैच टुवर्ड्स देयर ट्रेडिशन, ठीक है। उनका एक इमोशनल कनेक्शन होती है टुवर्ड्स देयर लैंड राइट्स एंड व्हाटसोएवर जो उनके ट्रेडिशन रहे होंगे। आपका रिसेंट एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जो अभी व्हाटसोएवर हैज हैपेंड इन द शिलाई रीजन वाले में, जो आपकी जो पोलिंड्री के ऊपर बात हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं वो जो ट्रेडिशन को सिक्योर रखने की बात आती है, तो उसमें आपके जो ट्राइबल हैं दे आर वेरी प्रोटेक्टिव भी हम उनको बोलते हैं। तो उस समय की बात है, 19th सेंचुरी की बात है, देखिए मिड ऑफ द 19th सेंचुरी, थर्ड डेकेड है आपका। तो क्या हो रहा है उस समय, अगर इस जमाने में किसी आउटसाइडर के द्वारा अगर आपको एक आपके आपके कार्यों में हस्तक्षेप किया जा रहा है, तो
अपराइजिंग होना एक स्वाभाविक है, ठीक है। तो ब्रिटिश के द्वारा क्या इंट्रोड्यूस किया गया कि इनके कोल के जो खुद के हेडमैन हैं उनको हटा करके बाहरी लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो हिंदू लैंडलॉर्ड हैं, सिख हैं, मुस्लिम फार्मर्स हैं एंड इवन मनी लैंडर है, ठीक है। तो इनके खिलाफ जो है वो आपका विद्रोह था, दैट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दीज पीपल्स, ठीक है। कोल म्यूटिनी, छोटा नागपुर रीजन विच इज मेनली आपका किस रीजन में आता है, आपका आज के प्रेजेंट डे झारखंड वाले रीजन में आता है। एंड द लीडरशिप किसके अगेंस्ट, किस कौन द पर्सनैलिटी हैं जो लीडर इसमें विच इज एसोसिएटेड विद इट। तो आपने ये याद रखना है कि जो कोल अपराइजिंग है वो बुद्धो भगत के नेतृत्व में हुई, छोटा नागपुर वाले रीजन में हुई, ठीक है, छोटा नागपुर वाले रीजन में हुई। एंड जो रीजन था, रीजन बीइंग कि आउटसाइडर्स जिसमें हिंदू सिख मुस्लिम भी एसोसिएटेड हैं अलॉन्ग विद द ब्रिटिश, ठीक है, उनका इनके ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ में इंटरफेरेंस, ठीक है, ट्रेडिशनल और वे ऑफ लाइफ में इंटरफेरेंस की वजह से दिस रिवॉल्ट हैपेंड। एंड इसमें क्या होता है कि पहले स्टार्टिंग में देखिए बहुत सारे आपके जो आउटसाइडर हैं दे वर किल्ड, लेटर ऑन क्या होता है कि ये बाद में इन अ वेरी लेटर ऑन 1831-35 के आसपास क्या होता है कि द रिवॉल्ट वाज सप्रेस्ड एंड देन द ऑर्डर वाज एस्टेब्लिश्ड ओवर दिस पर्टिकुलर रीजन। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास पाइका रिबेलियन। अब पाइका रिबेलियन आपका ना ये ऐसे भी चर्चा में बना रहता है ना, आजकल भी था ये। तो देखिए पाइका रिबेलियन 1817 में उड़ीसा के रीजन्स में होता है। उड़ीसा का जो क्षेत्र है उसके आसपास ना, अभी आपका जो उड़ीसा में जो आपके ट्रेडिशनल बेसिकली जो लैंडेड मिलिशिया थे ना, उनको पाइकास के नाम से जाना जाता है। तो ये उड़ीसा से संबंधित थे। वहाँ के जो राजाज थे ना, देखिए उनके द्वारा क्या किया गया, वहाँ की एक लैंडेड क्लास है। लैंडेड क्लास का मतलब होता है कि जो ट्रेडिशनली फार्मर होंगे, ठीक है, बट दे आर ऑल्सो सर्विंग एज अ सोल्जर इन द आर्मी, की जब भी राजा को उनको जरूरत है तो वो एक क्या है, एक लैंडेड मिलिशिया का नाम दिया जाएगा इनको, पाइकास को। अब इनका काम क्या है कि whenever there is a वॉर दे सर्व इन द आर्मी, और आर्मी में ना उनको उनकी सर्विस के बदले में क्या दिया जाएगा, उनको जमीन दी जाएगी, भूमि दी जाएगी। तो बाद में जब पीस का टाइम होगा तो दे वर एग्रीकल्चरल फार्मर, है ना, कि वो क्या करेंगे कि बेसिकली दे लाइक वट एवर दे प्रोड्यूस एंड दे कल्टिवेट द लैंड, है ना, और वहां से वो सुख संपन्नता से अपना जीवन जी रहे हैं। व्हेनेवर देयर इज अ रिक्वायरमेंट दे विल सर्व एज अ मिलिट्री, दिल सर्व द मिलिट्री पर्पस, ठीक है। अब जब आपके क्या होता है कि ओडिशा को एक्वायर कर लिया जाता है अराउंड 1803 में बाय द ब्रिटिश, तो उस समय क्या करते हैं कि वो जो वहां के राजा हैं उनको डीथ्रोन कर देते हैं, और इसी समय क्या होता है कि आपका जो पाइकास की है इनकी कंडीशन डेटोरेट होना शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ द एक्सटॉर्शनिस्ट लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो इनके द्वारा इंट्रोड्यूस की जाती है। हमने बात करी पहले भी जब मैं किसान मूवमेंट के बारे में बात कर रहा था, तो काइंड ऑफ पॉलिसीज दे वर इंप्लीमेंटिंग, ठीक है, अपने एरिया में बंगाल बिहार और उड़ीसा वाले रीजन में जो परमानेंट सेटलमेंट उनके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई, जो जमींदार वहां पे इंट्रोड्यूस किए गए, जब देखिए ये खुदरा राजा को हटाया गया, वहां पे कोई जमींदार इंप्लीमेंट करा होगा, तो उससे क्या होगा कि ये जो लैंडेड क्लास, इवन दो ये सोल्जर हैं बट दे आर ऑल्सो ट्रेन सोल्जर, तो इनके द्वारा सशस्त्र विद्रोह उठाया गया। अब पाइका रेबेलियन शुरू कब होता है, 1817, एंड दे प्रोवाइडेड अ वेरी स्टिफ एंड अ ग्रेट रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिश। अब जो लीडर हैं एसोसिएटेड विद दिस मूवमेंट, वो आपने याद रखने हैं, वो उनका नाम है बख्शी जगबंधु बदियार, ठीक है, नाम क्या है, बख्शी जगबंधु बदियार वाज द लीडर ऑफ दिस पाइका रेबेलियन, जो कि ओडिशा वाले रीजन में होता है 1857। बात ये थी कि रीजन वाज ऑक्यूपाइड बाय द ब्रिटिश इन 1803, है ना, और उनकी जो एक्सटॉर्शनिस्ट रेवेन्यू पॉलिसीज थी उसके खिलाफ, जो लैंडेड आपके जो राइट हैं ऑफ द पाइकास दैट वाज टेकन बैक, है ना, और उनका जो एक्सटॉर्शनिस्ट पॉलिसीज अपनाई गई जिस वजह से ये रिवॉल्ट आपका शुरू होता है। तो कौन है आपके जो लीडर हैं वो है बख्शी जगबंधु, एंड जो लास्ट आपके रूलर हैं जिनका नाम है मुकुंद देवा, ये थे आपके खुदरा रूलर, ठीक है, ये इनका नाम याद रखना है आपने, ही वाज अ खुदरा रूलर एंड दिस वाज द लीडर, ठीक है। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट इट। तो अगर हम बात करते हैं पाइका विद्रोह के, जो अगर देखिए रिजल्ट क्या निकला, तो रिजल्ट में ये था कि इट वाज लार्जली सक्सेसफुल रिवोल्ट। सक्सेसफुल में इनका क्या होता है कि आपकी जो लैंड रेवेन्यू की जो असेसमेंट, देखिए मैंने बात करी ना, हमने बताया कि जमींदारी प्रथा में क्या था, लैंड की असेसमेंट की जाएगी और असेसमेंट के आधार पर वहां पे डिसाइड किया जाएगा कि क्या होगा, इस एरिया से कितना रेवेन्यू वो एक पर्टिकुलर डिसाइड कर लिया जाएगा, एंड दैट रेवेन्यू विल गो टू द ब्रिटिश। बाकी जमींदार के ऊपर उसने कितना जो है कर लगाना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उस असेसमेंट का जो टैक्स मतलब असेसमेंट की गई थी उसमें रिडक्शन किया गया अमाउंट में। दूसरा क्या हुआ, सस्पेंशन ऑफ द सेल ऑफ द स्टेट ऑफ डिफॉल्टर एंड डिस्क्रिशन। अब इसमें ये भी था, देखिए ना, जमींदार के पास ये था कि जमींदार की जो संपत्ति है वो जमींदार की है, जमींदार ने क्या है, किसानों को आगे दिया हुआ है। अब आगे किसान वो क्या करते हैं कि इफ दे आर नॉट एबल टू पे द रेवेन्यू ना, अगर वो रेवेन्यू को पे नहीं कर सकते हैं तो क्या होगा, आप डिफॉल्टर घोषित होगे, और डिफॉल्टर में क्या होगा कि आपका लैंड जो है वो किसी और को बेच दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो पॉलिसी है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिशन, ठीक है, उनकी मतलब अपनी सूझबूझ के आधार पर जो ये कही गई थी कि डिफॉल्टर क्या करेंगे
कि उनका लैंड को बेच दिया जाएगा, इस पॉलिसी को वापस लिया गया। एंड नाउ न्यू सेटलमेंट ऑन फिक्स टेन्यूर, अगर उस दूसरा क्या करा कि आपका जो फिक्स टेन्यूर के लिए क्या किया गया, न्यू सेटलमेंट को इंप्लीमेंट किया गया कि कुछ एक निश्चित समय के लिए अब क्या होगा कि आपका जो रेवेन्यू सिस्टम है उसको असेस किया गया। तो काफी हद तक ये जो आपका रिवॉल्ट था दैट वाज अ सक्सेसफुल, ठीक है, यहाँ आपको सक्सेस देखने को मिलती है। देखिए अगर ना अपने कोल्हापुर और सावंतवादी रिवॉल्ट के बारे में जानना है तो इसमें इतनी ही इंपॉर्टेंट है कि देवर हेरिडेटरी मिलिटिया क्लास जिनका नाम है गडकरी, एंड रेजिंग रीजन बीइंग क्या है आपका किस किस एरियाज में होता है। देखिए द पीपल दे हैड ऑलरेडी रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश इन दिस रीजन 1830 1836 1838 के बीच में, ठीक है, नॉट वेरी सो इंपॉर्टेंट, बट आपने याद रखना है कि कोल्हापुर आपका जो रीजन है वहां पर ये सतबंदी का विद्रोह हुआ था अराउंड 1830 1836 एंड 1838। अब वहाबी मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। तो वहाबी मूवमेंट एक क्या है आपका रिलीजियस मूवमेंट है, रिलीजियस मूवमेंट है, एंड ऑल्सो अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट की भी हम बात करते हैं, ठीक है। एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट का क्या मतलब होता है कि देखिए रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है ना आपका कि जो ओरिजिनल टीचिंग की तरफ जाना जो इस्लाम की है, चाहे वो हिंदुइज्म में भी आपको देखने को मिलते हैं रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। तो वहां पे क्या होता है कि यू विल गो टुवर्ड्स द जो आपकी ओरिजिनल टीचिंग थी, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ रिलीजन। बाद में जो भी चाहे वो अडम्बर एडेड हुए हैं या कोई और भी प्रथाएं जो एडेड हुई हैं उनको उनकी जो परसिक्यूशंस करके उन चीजों को हटा करके पर्ज करके बेसिकली जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ टीचिंग है उनमें इन्वॉल्व होना, ठीक है। तो यही था आपका वहाबी मूवमेंट भी आपका ऐसा है। सही सैयद अहमद राय ऑफ बरेलवी जो है जिन्होंने इसको क्या करा भारत में जो है इंप्लीमेंट करा, एंड ये जो किस वजह से शुरू हुआ, अब्दुल वहाब है उनकी टीचिंग से ही वाज इंस्पायर्ड और इन्होंने जो है आपका वहाबी मूवमेंट भारत में इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है। इन्होंने क्या करा देखिए इनका रीजन बीइंग क्या था, रीजन वाज कि जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस पड़ रहा था जिसमें ना वेस्टर्न इन्फ्लुएंस होना ऑन अ मुस्लिम रिलीजन, इन्होंने इस चीज को कंडेम करा, वही बात जो हमने बात करी। एंड देन आपने क्या करना है कि यू हैव टू गो बैक टुवर्ड्स द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ इस्लाम, है ना, जो भी आपका रिलीजन है उसकी ओरिजिनल टीचिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने देखिए यहाँ पर हम क्यों पढ़ रहे हैं पीपल रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश, हमने पढ़ा ना कि सिविल अपराइजिंग भी हुई है। सिविल अपराइजिंग मतलब जहाँ पे लोगों की मान्यताओं में आप हस्तक्षेप कर रहे हो और अगर उनको लग भी रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो इन्फ्लुएंस है वो नेगेटिवली हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है, आपका जो इन्फ्लुएंस है वो क्या कर रहा है कि एक नेगेटिव इंपैक्ट इंप्लीमेंट कर रहा है हम लोगों के ऊपर, तो उसके खिलाफ भी ब्रिटिश खड़े हुए। और सच वाज दिस वहाबी मूवमेंट भी इसी प्रकार का था जिसमें क्या हुआ, ये रिवाइवलिस्ट फॉर्म ऑफ नेचर है। यहाँ पे क्या हुआ सर सैयद अहमद ने क्या कहा कि जो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस है दैट इज समवेयर कहीं ना कहीं वो एक गलत है, एंड वी नीड टू डायरेक्ट टूवर्ड्स आर हमारा रिवॉल्ट होना चाहिए, हमारा जो रेजिस्टेंस होनी चाहिए दैट शुड बी टूवर्ड्स द ब्रिटिश। अब अगर आप इसकी इंपॉर्टेंट सेंटर की बात करते हो कि भारत में आपका जो वहाबी मूवमेंट का इंपॉर्टेंट सेंटर कहाँ था, दैट वाज इन पटना, ऑल्दो ये हैदराबाद, मद्रास, बंगाल और यूनाइटेड प्रोविंस एंड बॉम्बे में भी फैला हुआ था। तो इनका देखिए वन रीजन वाज दिस क्या था कि देखिए सिंस इंडिया वाज अ दारुल उल हर्ब, उसका मतलब क्या होता है आपका लैंड ऑफ नॉन बिलीवर, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा टोन डाउन करके लिखा गया है बट इट डायरेक्टली मीन लैंड ऑफ नॉन बिलीवर्स, ठीक है। और अगर हिंदी में अगर हम इसका ट्रांसलेट करें तो काफिरों का देश, एंड इसको किस में ट्रांसलेट करना है, दार उल इस्लाम, मतलब लैंड ऑफ द इस्लाम, द लैंड ऑफ बिलीवर्स, ठीक है, जो इस्लाम में विश्वास रखते हैं। तो दिस वाज द बेसिकली, अब कहीं ना कहीं ये आपका जो रीजन है क्यों देखिए ना हम यहाँ पर इसको आपको ये पढ़ना जरूरी है कि ये किस वजह से है वो ब्रिटिश की तरफ डायरेक्टेड होता है। तो मोस्टली इन रीजन में एक्टिव है और मोस्टली कहाँ पर आपका जो पंजाब वाला प्रांत है, तो वहां पर क्या हुआ इन रीजन में जब ये एक्टिव है तो वहां पे क्या हुआ, इट वाज बेसिकली डायरेक्टेड टुवर्ड्स द जो नेटिव रूलर हैं उनके खिलाफ, बिकॉज दे वर द हिंदू और इधर द सिख रूलर, ठीक है। बाद में क्या होता है कि जब ये रीजन आपका ब्रिटिश के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है तो उस समय जो आपके आउटसाइडर हैं वो कब कौन हो गया, ब्रिटिश हो गए। तो ये जो मूवमेंट है फिर इन्होंने ब्रिटिश के टुवर्ड्स डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। दैट इज वाई वी आर स्टडिंग ओवर हियर कि जो पीपल्स का रिएक्शन है। अब इस्लाम में क्या हुआ कि जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है और इस्लाम के में क्या बात कर रहे हैं कि हमने क्या करना है, भारत में क्या करना है कि भारत एक लैंड ऑफ नॉन बिलीवर है, वी हैव टू ट्रांसफॉर्म इट टुवर्ड्स द लैंड ऑफ बिलीवर्स। पहले ये क्या था, जो वहां के नेटिव रूलर्स थे उनके खिलाफ डायरेक्टेड था। आपने इसके साथ लीडर एसोसिएटेड कौन है, सर सैयद अहमद बरेलवी एंड जो अब्दुल वहाब है, ठीक है, उनकी टीचिंग से ये इंस्पायर्ड था मूवमेंट, ठीक है, अराउंड दिस रीजन। और जो इंडिया में इसका सेंटर है वो पटना है, इवन दो एक्टिव इन दिस पर्टिकुलर रीजन एज वेल। जो फिलॉसफी अगर आपको पूछ लिया गया कि दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम का जो फिलॉसफी है दैट इज एसोसिएटेड विद विच मूवमेंट, तो ये आपका कौन सा मूवमेंट है, इट इज अब्दुल वहाब मूवमेंट, वहाबी मूवमेंट। और वहाबी मूवमेंट अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि ये
कि ये किस 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 टाइप का मूवमेंट था। तो ये रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था या रिवाइवलिस्ट। तो ये कौन सा आएगा आपका, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, जो आपके ओल्ड ट्रेडिशंस की बात करता है, ठीक है, उनको रिवाइवल की बात करता है। इनको क्या लगता है, सर सैयद अहमद जो सर सैयद अहमद बरेलवी है, उनका क्या मानना है कि जो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, जो आपका वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम है, दैट इज नॉट गुड, ठीक है, वो आपका अच्छा नहीं है। जहां पे आपके देयर आर पर्सन क्या करते हैं, जो बात कर रहे हैं कि बेसिकली आपको क्या करना है कि इस्लाम के साथ साथ आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी जरूरी है, साइंटिफिक टेम्परमेंट भी जरूरी है। इस चीज को इन्होंने क्रिटिसाइज करा एंड ही सेड दैट वी नीड टू गो टुवर्ड्स द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ द इस्लाम, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मुंडा अपराइजिंग। तो मुंडा विद्रोह की अगर हम बात करते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट क्यों आता है कि देखिए, जो मुंडा है आपका एक जनजाति है, मुंडा इज अ ट्राइबल रिवॉल्ट, ठीक है। पहला तो क्या है कि ये ट्राइबल रिवॉल्ट है। ट्राइबल रिवॉल्ट में वही आपकी चीजें याद आती हैं आपको कि देखिए, दिस वाज मूवमेंट अराउंड द झारखंड, ठीक है। एरिया कौन सा एसोसिएटेड है, झारखंड। अगर आपको मेजरली अगर हम बात करते हैं तो क्या वो रीजन सिंहभूम है आपका, जो सिंहभूम वाले एरिया में है, यहाँ से स्ट्रगल शुरू होता है। और आपने दूसरा बात क्या याद रखनी है कि जो आपका मुंडा रिवोल्ट है ना, इसको 3-4 चरणों में डिवाइडेड है आपका, 3 चरणों में। फर्स्ट 1820-37 से लेकर के दूसरा आता है आपका 60s में, 1800 एंड 60s के बीच में। एंड देन आपका जो थर्ड है वो स्टार्ट होता है 1860 से लेकर के 1900 तक, ठीक है। 1900 तक जो है आपकी अपराइजिंग चली रहती है। पहली अपराइजिंग वाज दिस कि इनके द्वारा जो इंटरफेरेंस किया जाता है इनके अधिकार क्षेत्र में, ठीक है। दिस वाज ऑक्यूपाइड बाय द पीपल, कि आपका जो ये सिंह भूम की ऑक्यूपेशन है, उस समय आपका जो अपराइजिंग है ब्रिटिश के खिलाफ होती है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो इसका पक्ष आता है दैट इज अराउंड 1870s के बाद आता है, जब आपके आपके बिरसा मुंडा इस रिवॉल्ट के साथ एसोसिएटेड होते हैं 1899 में टू 1890 के बाद बेसिकली टिल 1900। तो 1890 से उनका स्ट्रगल स्टार्ट होता है, जिसमें कई टाइम तक उनको क्या होता है कि जेल में बंदी भी बनाया गया। देन अगेन ही फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1899 और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड। उनकी मृत्यु के बाद जो है ये आपकी अपराइजिंग है ना, दैट जो केम टू एंड, ठीक है। तो आपका जो 1820 में विद्रोह शुरू होता है, इट ऑलमोस्ट स्ट्रेच टू द 1800, ठीक है, 80 सालों तक ये स्ट्रेच्ड है। और जो फेसेस हैं इसके 1 2 3 फेसेस में आता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इज बिरसा मुंडा, जिनको इस विद्रोह के दौरान भगवान की उपाधि तक क्या किया गया, उनको भगवान की उपाधि तक दे दी गई। लोगों ने उनको वर्शिप करना शुरू करा, ठीक है। और उन्हीं के उपलक्ष्य में हम आगे बात करेंगे कि उनको उनके वो ही व्हाई ही इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, व्हाई ही इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस विद्रोह को ना एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है ड्यूरिंग द मूवमेंट, जब बिरसा मुंडा के अधीन आपका मुंडा विद्रोह जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ डायरेक्टेड है। तो इसको किस नाम से जाना गया, उल गुलान मूवमेंट। तो अगर पूछ लिया जाए ना आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके प्रीलिम से रिगार्डिंग कि मुंडा विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो है आपका उल गुलान, ठीक है। किस नाम से, उल गुलान के नाम से जाना जाता है। अब जो बिरसा मुंडा है ना आपकी, द पीपल, 1899 से लेकर के मैंने बात करी ना कि 1899 से लेकर के क्या होता है आपका 1900 तक जो आपका मूवमेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज आता है आपका मुंडा विद्रोह का, ठीक है। कहां पर, झारखंड वाले रीजन में। अब बिरसा मुंडा क्या थे आपके जो ट्राइबल पर्सन थे, 1870 में इनका जन्म होता है। ही वाज बोर्न इन 1817। उसके बाद व्हेन देयर वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट हिम, तो 1890 में क्या होता है कि इनके द्वारा जो कमान है वो संभाल ली जाती है। एंड बेसिकली इन्होंने क्या करना, प्रीच करना शुरू करा लोगों को कि यू नीड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, हमें यूनाइटेड होने की जरूरत है और हमें वी हैव टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, हमें फाइट करना है, यूनाइटेड होने की जरूरत है। एंड पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग हिम एंड इवन वर्शिपिंग हिम। ही वाज बेसिकली, इनको ना एक भगवान की पदवी तक दे दी जाती है इस समय ना। ही इज बेसिकली इवन वर्शिप टिल नाउ ना, आपके जो झारखंड वाले रीजन में ही इज वर्शिप। और इनके नाम पे ही बहुत सारे जो आपका, देखिए जब झारखंड बना था इन 2000 में, ये आपने याद रखना है, तो इट वाज ऑन 16 नवंबर 2000 में बनाया गया इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, ठीक है, इनकी जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। झारखंड जो है 2000 में आपका क्रिएट किया गया था 16 नवंबर। और 16 नवंबर को ही बिरसा मुंडा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेट किया जाता है भारत में। जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है, गौरव दिवस
तो आपने ये चीजें याद रखनी है। गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को, क्योंकि बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। उनके खिलाफ जो ब्रिटिश के, जो अंग्रेज आतताइयों के खिलाफ जो सशस्त्र उठाए गए थे, उसकी, उनके प्रयास के प्रति उपलक्ष्य में जो है ये उनको उनको गौरवान्वित करने के लिए आपका क्या होता है, ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस जो है वो जनजातीय गौरव दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो मुंडा विद्रोह वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट है आपका, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट है विच इज एसोसिएटेड विद बिरसा मुंडा के साथ। ठीक है, बिरसा मुंडा जिन्होंने 1870 के बाद 1890 के आसपास जो है इसकी कमान संभाली। इवन दो कहा जाता है कि देखिए जब इनको ना 1899 में जेल में डाला गया बिरसा मुंडा साहब को, तो क्या होता है बिरसा मुंडा को, तो माना जाता है कि इनकी जो कॉलरा है ना, उस वजह से इनकी मृत्यु हुई। लेकिन कहा जाता है कि इनको पॉइजन किया गया था। ठीक है, बिकॉज पीपल ने इनको 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 काफी ज्यादा वर्शिप करना शुरू करा और इनकी बहुत ज्यादा मान्यता हो गई थी उस रीजन में। एंड द ब्रिटिश वो बेसिकली इन अ फियर की देवर कि ये रीजन जो है वो अपने हाथ से उनके जा सकता है। तो बेसिकली ही वाज कैप्चर्ड एंड ही वाज किल्ड। लेकिन लेटर ऑन जो है वो फिर बाद में क्या होता है कि आपका 1807 के आसपास देयर इज अ 1907 के आसपास क्या होता है कि ये जो एक ट्राइबल टीनेंसी और ट्राइबल लैंड एक्ट जो है वो इंप्लीमेंट किया जाता है। तो आपने ये डेट याद रखनी है इनके उपलक्ष्य में। ठीक है, इनकी जो रेजिस्टेंस है उसके उपलक्ष्य में देयर वाज अ ट्राइबल टीनेंसी एंड द ट्राइबल लैंड एक्ट व्हिच वाज इंट्रोड्यूस। इसमें क्या किया गया था, इसमें ये चीज आपकी बंद कर दी गई थी, आपने ये भी याद रखना है। ठीक है, इसी के उपलक्ष्य में देयर वाज अ प्रोविजन व्हिच वाज मेड कि जो ट्राइबल लैंड है ना, ट्राइबल लैंड है उसको ट्रांसफर नहीं किया जाएगा टू दी आउटसाइडर। ठीक है, ठीक है, जो ट्राइबल लैंड है दैट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू द, या उसकी सेलिंग पे आप सीधी अगर आप भाषा में आपने याद रखना है कि जो उसकी सेलिंग है दैट वाज सेलिंग वाज प्रोहिबिटेड टू द आउटसाइडर। ठीक है, जो सेलिंग ऑफ द लैंड है वो प्रोहिबिट कर दी गई आउटसाइडर के लिए। नेक्स्ट आपका जो रिवॉल्ट है दैट इज खासी। खासी एरिया कौन सा है आपका? गारो और जयंतिया हिल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, किस रीजन में आती है आपकी? मेघालय। ठीक है, आज का प्रेजेंट डे जो मेघालय है ना आपका, वहां पर है गारो खासी जयंतिया हिल। एंड द लीडर इज तीरथ सिंह। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट कि जो तीरथ सिंह है ही इज द लीडर। तो खासी विद्रोह कहां पर हुआ? गारो खासिया जिन में। उसके बाद सिंहफुम है। तो जो आपका सिंहफन है इसके बारे में द इंपॉर्टेंट इज कि किस रीजन में हुआ? असम वाले इन 1813 में। ठीक है, और जो लीडर है वो कौन है आपके? निरंग फिडू लेड द अपराइजिंग इन 1843। स्टार्टिंग कहां से होती है? 1830 में। ठीक है, और जो देखिए उसके जो चीफ हैं बाद में किसके अधीन है आपका? निरंग फिडू लेड। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू रिमेंबर। नेक्स्ट है आपका पागलपंथी। तो पागलपंथी में आपने याद रखना है कि एरिया कौन सा है? वो है आपका बंगाल वाला। लीडर कौन है? करमशाह एंड टीपू शाह। दीज आर द टू। रीजन क्या था आपका? रेंट को बढ़ाना। जो आपका भूमि कर है ना उसमें जो देखिए दान, आपकी जो भूमि है ना वो रेंट पे, लीज वगैरह पे दी जा रही है और उसकी हाइक करना। ठीक है, तो दैट वाज द रीजन। पागलपंथी रिवॉल्ट एरिया कौन सा है? टाइम पीरियड 1825 से लेकर के 35 के बीच में। एरिया इस बंगाल और जो लीडर है आपके करमशाह एंड टीपू शाह। उसके बाद आता है आपका फैराजी मूवमेंट। फैराजी मूवमेंट जो है वो आपका रीजन कौन सा है आपका? ईस्टर्न बंगाल। रीजन इज ईस्टर्न बंगाल, है ना। और जो इसके साथ लोग हैं, द पीपल हु इज एसोसिएटेड विद इट, हाजी शरीयत अल्लाह और फरीदापुर इन ईस्टर्न बंगाल। दीज आर द पीपल हु आर एसोसिएटेड विद इट। 19 से लेकर के 16 के बीच में ये जो ऑर्डर है, ये जो रिवॉल्ट है दैट वाज स्प्रेड। कुका मूवमेंट नेक्स्ट आता है। कुका मूवमेंट रीजन इसका पंजाब, रीजन इज पंजाब। ठीक है, प्रेजेंट डे पंजाब आपका। और जो इट वाज फाउंडेड इन, द मूवमेंट वाज फाउंडेड इन 1840 बाय भगत जवाहरमल, आल्सो कॉल्ड एज सिया साहब इन वेस्टर्न पंजाब। तो आपके वेस्टर्न पंजाब में ये जो है मूवमेंट स्टार्ट होता है एंड द लीडर जो है इसके साथ भगत जवाहरमल है। एंड जो स्टार्ट होता है वो आपका, द मूवमेंट स्टार्टेड इन 1840। दिस इज इनफ दैट यू नीड टू रिमेंबर। देखिए पहले क्या है आपका ना, द मूवमेंट वाज, मूवमेंट कौन सा था आपका? ये मूवमेंट कैसा है आपका? मूवमेंट वाज बेसिकली एक, ये भी ना आपका रिफॉर्मिस्ट सॉर्ट ऑफ मूवमेंट है, ये याद रखना है आपको। देखिए जो कुका मूवमेंट है ना, द रिमेंबर, मैंने रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट की बात करी ना, तो रिफॉर्मिस्ट है जहां पर क्या करे कि आपके समाज में फैली हुई कुरीतियों को, जिसमें कि आपको इंकरेज किया गया कि आपकी जो बुरी आदतें हैं और जो काइंड ऑफ आपका जो
धर्मांधता है ना उसको छोड़ना है आपने, ठीक है। इस चीज के बारे में बात करेगी, जैसे कंजप्शन ऑफ मीट के ऊपर बात की गई, शराब के कंजप्शन के ऊपर बात करी, और जो भी बुराइयां हैं उन सबको साइडलाइन करने की बात की गई। लेटर ऑन व्हेन द एरिया वाज 1840 में स्टार्ट हुआ है ना, तो आपको क्या याद रखना है, 1846 से लेकर के 1849 में क्या होता है, टू सिख वॉर होती है। 27 46 से लेकर के कब आपका 45 से लेकर के 46, 1845 से लेकर के 46 में क्या हुआ आपका, फर्स्ट एंग्लो ब्रिटिश वॉर, फर्स्ट एंग्लो एंग्लो सिख वॉर, और जो सेकंड है आपका 1848 से लेकर के 1848 से लेकर के 1849 में आपकी सेकंड एंग्लो सिख वॉर होती है। तो क्या है आपका जो ये रीजन है वो किसके अधीन आ गया, ब्रिटिश के अधीन आ गया। तो पहले किस प्रकार का ये मूवमेंट है, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, जहां पे समाज को सुधारने की बात की जा रही है। बाद में जब व्हेन दिस वाज रीजन वाज ऑक्यूपाइड बाय द ब्रिटिश के द्वारा, तो मूवमेंट किसके खिलाफ हो गया, वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। लीडर कौन है आपके, यू नीड टू रिमेंबर आर द लीडर भगत जवाहर मल, जिन्होंने 1840 में ये दिस मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय हिम। नेक्स्ट आता है आपका संथाल रिबेलियन। अब संथाल के साथ आपने एक बात याद रखनी है कि 1855 से लेकर के 56 के बीच में है, और प्रेजेंट डे जो आपकी राजमहल हिल है वहां पर इट स्टार्टेड अराउंड द राजमहल हिल्स, ठीक है, जो कि प्रेजेंट डे बिहार वाले रीजन में आता है आपका, ठीक। बिहार वाले में द नेचर कैसा है रिवॉल्ट का, रिवॉल्ट इज अ ट्राइबल रिवॉल्ट, और जो पीपल इसके साथ एसोसिएटेड हैं आपके, दीज आर द टू ब्रदर्स, सिद्धो और कान्हो हैं, दीज आर द टू ब्रदर जो हैं जिनके द्वारा इस मूवमेंट को लीड किया गया, एंड दे डिक्लेयर द एरिया बिटवीन भागलपुर राजमहल एज द ऑटोनोमस। तो इनके अधीन जब क्या होता है आपका ये विद्रोह होता है ना, तो विद्रोह में क्या है आपका इनके द्वारा, ठीक है, कुछ एक एरिया इनके द्वारा एक्वायर किया गया। तो जो कौन सा एरिया था आपका, भागलपुर और राजमहल जो है, इन्होंने क्या कर दिया, ये एक ऑटोनोमस रीजन, किसका मतलब एक ट्राइबल रीजन की तरह इन्होंने इसको क्या कर दिया कि दिस इज द लैंड विच इज ऑटोनोमस एंड नॉट इन द सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। बाद में इस रिवॉल्ट को 1856 में क्या होता है आपको कुचल दिया जाता है। तो संथाल रिवॉल्ट 1855 से लेकर के 56 में स्टार्टेड होता है। 56 में क्या हुआ आपका, इट वाज बेसिकली सप्रेस्ड 1856 में। और उस समय आपने याद रखना है कि हु इज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम हु इज द लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। रीजन कौन सा एसोसिएटेड है इसके साथ, द रीजन इज एसोसिएटेड, कौन सा रीजन एसोसिएटेड है आपका, राजमहल ऑफ द बिहार, ठीक है। लीडर्स कौन से हैं, देयर आर टू ब्रदर जिन्होंने इस मूवमेंट को लीड करा, विच इज सिद्धू एंड कान्हो, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। इसको सप्रेस कब किया गया, बाय द टाइम ऑफ 1856। इनके द्वारा जो रीजन है वो कौन सा अपने अधीन कर लिया गया था, भागलपुर और राजमहल हिल को इन्होंने ऑटोनॉमस घोषित कर दिया था 1855 में। बाद में 56 में क्या किया गया, इस विद्रोह को दबा दिया गया। नेक्स्ट आता है आपका द स्ट्राइक ऑफ बंगाल इंडिगो कल्टीवेटर। अब इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि जो बंगाल इंडिगो रिवॉल्ट है ना, दैट स्टार्टेड अराउंड 1859 में, नील विद्रोह, ठीक है। इसको अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो नील विद्रोह, ठीक है। अब इसके साथ देखिए ना, सबसे जो फर्स्ट और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास जो सोर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मूवमेंट है ना, वो कौन सा है आपके हमारे पास, नील दर्पण, ठीक है। जो उपन्यास है वो याद रखना है आपने, रिटन बाय द नील दर्पण, रिटन बाय द दीनबंधु मित्रा, दीनबंधु मित्रा। बहुत बार देखिए ये क्वेश्चन जो है ना आपका डायरेक्ट एचएस के पेपर में, टीजीटी के पेपर में हर बार पूछ लिया जाता है ना कि जो आपकी नील दर्पण है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, तो ये आपकी दीनबंधु मित्रा। तो ठीक है, दूसरा एक तो ये होगा ना कि इसके ऑथर कौन है, द दीनबंधु मित्रा। दूसरा पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज बेसिकली द बुक डिस्क्राइब व्हाट है ना, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ कंडीशन। तो इसमें क्या बात करेगी, जो इंडिगो प्लांटर है, इंडिगो प्लांटर है, उनकी दयनीय कंडीशन के बारे में बात की गई है। दयनीय कंडीशन, जो इंडिगो प्लांटर, देखिए उनके ऊपर ना बहुत सारे आपकी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। एक तो जो इंडिगो की खेती करनी थी ना, इंडिया में हाईएस्ट क्वालिटी का आपका जो है वो नील जो है वो प्रोड्यूस किया जाता था उस समय तक। अगर आप देखते हो तो देयर इज अ 1800s के पीरियड में क्या हो रहा है कि आपका देयर इज अ सिविल वॉर गोइंग ऑन इन अमेरिका, ठीक है। अमेरिका में सिविल वॉर है, जिस वजह से वहां पे क्या हुआ कि आपकी जो इंडिगो प्लांटेशन है वो क्या होती है, सफर करती है। एंड जो आपका रीजन है वो जो सारी आपकी डाइवर्जन है वो किस तरफ होती है, द डाइवर्जन टुवर्ड्स द इंडिया। जो बिल की है ना इस चीज की जो डिमांड है वो इट गॉट रियली हाई। अब भारत में जो है वो इसको इवन वेरी कम्प्लेक्स मेथड है आपको इंडिगो को एक्वायर करने के लिए। इसमें क्या होता है कि पीजेंट को आपको हार्श कंडीशन में वर्क में काम करना पड़ता है। दूसरा, दे वर अंडरपेड, हेविली अंडरपेड, आपको
फोर्स किया जा रहा है कि आप फूड क्रॉप की जगह पर क्या करोगे, आप किस चीज की खेती करोगे, नील की खेती करोगे। एंड देन फिर आपके पास क्या दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि यू कैन नॉट सेल टू एनीबडी इन द मार्केट, बट जो प्लांटर्स हैं आपके, जिसके खेत पे आप काम कर रहे हो, ओनली दूज आर द पीपल हु आर गोइंग टू एक्वायर इट, और वो भी अपने मन माने रेट पे और इतने कम दाम पे उसको खरीदा जाता था कि वो जो उनको सर्वाइव करना है दैट इज नॉट इवन पॉसिबल, ठीक है। वो हैंड टू माउथ भी नहीं रह रहे हैं, ठीक है, कि उनको 2 वक्त के खाने की रोटी भी नहीं मिल रही है, इतना भी वो नहीं कमा पा रहे हैं, विच इज द कंडीशन वाज वेरी, जो एक्सटॉर्टिव पॉलिसी है ना, दैट इट वाज वेरी लाइक इमेंस, एंड देन काफी ज्यादा वो बहुत बुरी हैं। इसी वजह से जो इंडिगो है, देयर इज अ रिवॉल्ट 18, जो आपकी हद पार हो जाती है ना, देन देयर इज दिस रिवॉल्ट। और जिस रिवॉल्ट के बारे में जानकारी है, कहां पर आपका बंगाल वाला क्षेत्र हो गया। जानकारी हमें कहां से मिलती है, नील बंधु का जो दीन बंधु का जो दीन बंधु मित्र का जो आपका नील दर्पण का जो उपन्यास है उसमें, ठीक है। अब द रिवॉल्ट वाज आल्सो सपोर्टेड बाय द इंटेलिजेंसिया, बंगाल की जो इंटेलिजेंसिया क्लास है ना, आप पहली बार देखने को मिलेगा आपको। देखिए, रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज नॉट सपोर्टेड बाय द इंटेलिजेंशिया क्लास ऑफ इंडियन सोसाइटी। जितने भी आपके पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनके द्वारा, मतलब एक जो भद्र लोग थे, जो एक भद्र क्लास थी आपकी, ठीक है ना, दैट वाज नॉट द एजुकेटेड पीपल, दे डिड नॉट सपोर्ट द रिवॉल्ट, क्योंकि उनको लगा कि ये बैकवर्ड लुकिंग है। बैकवर्ड लुकिंग की देखिए आपके पास क्या तरीका होगा, इवन इफ द ब्रिटिश बेसिकली इफ यू आर लाइक एबल टू थ्रो अवे द ब्रिटिश रूल, अगर आप थ्रो अवे करने के लिए, तो आपका जो पॉलिसी होगी, जो आपका डायमेंशंस होंगे, अंडर विच व्हाट सॉर्ट ऑफ अ रूल दैट यू आर गोइंग टू इंप्लीमेंट इन इंडिया, ठीक है। ये तो एक बैकवर्ड लुकिंग हो गया कि आप फिर से राजा को एस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हो। बट हमारा क्या होना चाहिए, जो अभी इंग्लैंड वगैरह में या जो कई और देशों में जो आपके डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो सेटअप हो रहे हैं ना, है ना, जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या होता है, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी की बात की जा रही है, तो उन प्रिंसिपल के आधार पर अगर आप सरकार स्थापित करने की बात करते हो, तो हम सपोर्ट भी करें। इसीलिए जो बंगाल का इंटेलिजेंस है, उसके द्वारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है वो सपोर्ट नहीं किया गया था। लेकिन आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, बिकॉज ऑफ जो कंडीशन है, द कंडीशन ऑफ द इंडिगो प्लांटर वाज सो वर्स्ट दैट हियर इट दीज वर द पीपल, जो आपका जो बुद्धिजीवियों की क्लास है, क्या करा इन्होंने, दीज वर द पीपल हु केम फॉरवर्ड एंड सपोर्टेड द इंडिगो रिवॉल्ट को इन्होंने सपोर्ट करा, जिसमें आपको देखने को मिलता है कि किस प्रकार से आपके दीन बंधु मित्रा के द्वारा इवन नील दर्पण लिखा गया, जिसमें इस विद्रोह की बात की गई है, उनके कंडीशंस के बारे में बात की गई है। ये नाटक है, ठीक है, नाटक है आपका जो दीन बंधु मित्रा का नील दर्पण जो है वो नाटक है, उसमें इनके बारे में बात की गई। अब आता है आपका पबना रिवॉल्ट। पबना हैपन अराउंड इन क्षेत्र कौन सा है, बंगाल, 1873 में, ठीक है। जो लीडर हैं आपके खुदी मुल्ला हैं और शंभू पाल हैं, ठीक है। रीजन की जो अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड रेंट, इलीगल रेंट बियॉन्ड द लीगल लिमिट, इसमें क्या था कि जो आपके लैंडलॉर्ड हैं उनके द्वारा रेंट की इंक्रीमेंट की गई, और दूसरा जो बियॉन्ड द लीगल लिमिट रखी गई है ना, तो इसमें हमने बात करी। देखिए क्या था ना, आपका जब रायतवाड़ी इंट्रोड्यूस किया गया, रायतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, तो वहां पे क्या हुआ कि एक तो क्या कर दिया गया आपका जो है वो जो टेन्यूर है, कि आपने क्या 30 सालों तक उसका फिक्स कर दिया गया कि 30 साल के बाद आपका रेंट जो है वो रिवाइव होगा। और दूसरा उसमें कैटेगोरिकली मेंशन किया गया था, क्योंकि आपका जो स्थायी बंदोबस्त है ना, उसके तहत क्या था कि जो पीजेंट की कंडीशन है वो वर्सन हो रही थी। तो यहाँ पे ध्यान में रखते हुए क्या करा उन्होंने, कहा कि जो रेंट है आपका, वो हम जो टैक्स है वो 50% से, किसी भी सूरत में 50% से क्या होगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन आप क्या देखते हो कि इसमें बार बार वायलेशन हो रही है, जैसे यहां पर है, ठीक है। एक फिक्स अमाउंट का क्या होता है आपका जो पबना रिवॉल्ट है, विच इज इन बंगाल, इसमें क्या होता है कि एक लीगल रेंट जो है आपका फिक्स किया गया है, लेकिन जो कलेक्शन है उससे बियॉन्ड हो रही है। तो इससे क्या हुआ कि पीपल रोज इज ना रिवॉल्ट। दूसरा क्या था, जो जमींदार पॉलिसी थी, प्रिवेंट द एक्सपेंट फ्रॉम एक्वायरिंग द कंपनी ऑक्यूपेंसी राइट, जो भी मतलब कब्जाधारी थे उनसे, उनको मतलब द पीपल हु आर बेसिकली डूइंग द एग्रीकल्चरल वर्क, उनको क्या किया गया, उनको लैंड राइट नहीं दिए जा रहे थे। ठीक है। इस वजह से जो आपका ये पबना रिवॉल्ट है वो बंगाल में शुरू होता है अराउंड 1873। अब नाउ हम दक्खन राइट के बारे में बात करेंगे। दक्खन राइट विच हैपन अराउंड 1875। रीजन बीइंग कहां पर है आपका, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में था, ठीक है। दक्कन पुणे हो गया, सतारा हो गया और अहमदनगर हो गया, ठीक है। आपका जो महाराष्ट्र वाला रीजन है ना, उसमें ये सारा डायरेक्टेड है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपके ट्रेडिशनल हेडमेन जो पटेल थे ना, लीडर्स उनके पटेल्स थे, और रीजन क्या था, कॉटन प्राइस की जो फॉल होना, मैनिपुलेशन ऑफ द बॉन्ड,
बाय द मनी लेंडर। अब इसमें क्या हुआ कि जो कॉटन कल्टीवेशन है ना, तो देखिए हमने बात करी ना, देखिए ये लिंक्ड होती है सारी चीजें। पर चलो ठीक है ना, आपको तो जो सारी है वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पता होनी चाहिए। अब कॉटन के प्राइस जो है फॉल क्यों हो गए, तो देखिए जब आपका सिविल वॉर चल रही थी अमेरिका में अराउंड 1860s के दौर में, तो क्या हुआ उस समय कि देयर वाज जो कॉटन कल्टीवेशन है वो काफी ज्यादा प्रभावित हुई, तो भारत की तरफ रुख किया गया और कॉटन जो है यहाँ से प्रोक्योर हो रही है, वो हाई दामों पे बेची जा रही है। एंड इंडियन, इवन दो बेसिकली द रीजन वर अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल, बट स्टिल ना जो आपकी भारतीय पीजेंट्स हैं दे वर आल्सो गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ अ बेनिफिट। जैसे ही आपके अमेरिका में सिविल वॉर खत्म होती है, अगेन जो रिस्टोरेशन होती है वहां पे कॉटन कल्टीवेशन अगेन स्टार्टेड, तो भारत में जो है आपकी जो कॉटन के प्राइस हैं वो क्या होते हैं कि वो इट बेसिकली वेंट डाउन। अब वेंट डाउन होते हैं तो इस वजह से क्या है कि आपका किसानों को नुकसान होता है। दूसरा क्या था, ये जो मनी लैंडर थे, मनी लैंडर क्या था, देखिए इस समय क्या हुआ कि जब रॉयतवाड़ी सिस्टम में क्या था कि जो असेसमेंट है वो किसके साथ डायरेक्टली इट वाज विद द रॉयत के साथ, वो किसानों के साथ की गई थी। अब किसानों के ऊपर कंडीशन ये थी कि अगर आप अपने सर्टेन अमाउंट में, जब वो डिसाइडेड है कि इस दिन आपने रेंट पे करना है, अगर आप नहीं देते हो तो यू बी एविक्टेड फ्रॉम योर लैंड, आपको इविक्ट कर दिया जाएगा। तो जो किसानों की अटैचमेंट है वो बहुत ज्यादा इमोशनली है, तो देयर वाज अ मनी लेंडर क्लास, एक मनी लेंडर क्लास इमर्ज करके आती है जो कि आपके क्या है, गांव में जो आपको पैसा वगैरह देते हैं फॉर द, है ना, तो जो लोन वगैरह दे रहे हैं ये क्लास इमर्ज होती है। अब लोग क्या करेंगे, इनसे पैसा लेंगे, ठीक है, ये हायर दामों में, मान लीजिए आपने, मतलब जो इनका टैक्स का, मनी लैंडिंग का जो इंटरेस्ट रेट होता था दैट वाज मोर देन द 50%, इतना हायर था, ठीक है। तो आपके पास ऑलरेडी पैसा नहीं है किसानों के पास, फिर आप क्या कर रहे हो, उस कर को देने के लिए आप लोन ले रहे हो इनके साथ, और वो लोन भी कितना है आपका, 50% ऑफ इंटरेस्ट रेट पे आप ले रहे हो। तो नेक्स्ट ईयर आप इस एवरेज में कि अगले साल फसल अच्छी होगी तो मैं कर भी चुका दूंगा और क्या करूंगा, मनी लैंडर के पैसे भी दे दूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और एक वो विशियस जो आपके किसान है ना, दे बेसिकली गॉट ट्रैप्ड इन अ विशियस सर्कल, ठीक है, विशियस सर्कल की, ये लोन लेना, कर्जा चुकाना, कर देना, ठीक है, इस विशियस सर्कल में क्या आ रहे हैं, वो फंस रहे हैं। इस वजह से जब अंततः लॉट्स ऑफ द फार्मर दे वर कमिटिंग द सुसाइड, तो उन्होंने क्या करा, अंततः दे बेसिकली रोज इन अ रिवॉल्ट। और यहाँ पर जितने भी आपके जो बही खाता है ना, बही खाता, देखिए बही खाता क्या होता है कि जहां पे आप रिकॉर्ड रखते हो ना, ये मनी लैंडर की बही खाता है, उन बुक्स को जला दिया गया, उनकी शॉप्स को जला दिया गया, उनके घरों को जला दिया गया, एंड द रिवॉल्ट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दीज पीपल। बाद में ब्रिटिश को इंटरवीन करके वहां पे पॉलिसी में चेंज करके द नेचर जो है वो शांत किया गया। तो ठीक है, रिवॉल्ट डेक्कन में, रीजन कौन सा है आपका, ये लीडर कौन है, आपके जो ट्रेडिशनल हेडमैन थे, और किसके खिलाफ था, मनी लैंडर के खिलाफ एंड दिस एक्सटॉर्टिव पॉलिसीज के खिलाफ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बात की गई कि 50% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो बढ़ाया गया था। एंड एक बात और भी याद रखनी है, आपकी जो पूना सार्वजनिक सभा है ना, इसके द्वारा इसको क्या किया गया था, इट वाज बेसिकली सपोर्टिंग दिस पूना सार्वजनिक सभा। फाउंडर कौन है आपके, एमजी रनाडे, ठीक है। फाउंडेड कब कर गई, 1870 में, 1870 में ये थी जो आपकी क्या है, आपकी किसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये जो पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना कब की गई, 1870 में। एंड हु वाज द फाउंडिंग मेंबर, आपका महादेव गोविंद रनाडे। पंजाब में आपका पीजेंट रिवोल्ट एरिया पंजाब है। प्रोस्पेक्ट ऑफ लूजिंग देयर लैंड की मतलब किस रीजन की वजह क्या था कि अपनी जमीन खो देने की संभावनाओं के खिलाफ। और दूसरा क्या था, लैंड एलिनेशन एक्ट जो कि 1900 में पास किया गया था, भूमि हस्तांतरण अधिनियम, रेगुलेशन ऑफ द सोल सेल एंड मॉर्गेज ऑफ अ लैंड रेवेन्यू डिमांड, इसके खिलाफ, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी रामोसी अपराइजिंग, रीजन 1877 से लेकर के 87, रीजन कौन सा है आपका, महाराष्ट्र, लीडर कौन है, वसुदेव बलवंत फड़के। और रीजन क्या था आपके दक्कन में जो हुए आपके जो सूखा पड़ा था, जो अकाल पड़ा था, उस वजह से भी उनके द्वारा क्या होता है कि जो मेजर्स उनके द्वारा देयर वाज एंटी फैमिन मेजर्स, कि उनके द्वारा इस अकाल से निपटने के लिए किसी भी तरह के कोई जो मेजर्स नहीं लिए गए, इसलिए जो उनके वो रुष्ट थे। एंड देन द रिवॉल्ट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस। तो रामोसी अपराइजिंग रीजन आपने याद रखना है, महाराष्ट्र, ठीक है। लीडर कौन थे, वासुदेव पटेल। एंड जो फैमिन हुआ उसके खिलाफ जो है वो मेजर और रिलीफ के कोई भी उनके द्वारा स्टेप नहीं उठाए गए, इस वजह से दिस रिवॉल्ट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ब्रिटिश, ठीक है। अब आता है आपका चंपारण मूवमेंट। चंपारण इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द वेरी फर्स्ट मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया। महात्मा गांधी का जो पहला एक्सपेरिमेंट है जो सत्याग्रह का, और दूसरा जो उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया भारत को, भारत की पॉलिटिक्स में, सो दिस वाज फ्रॉम दिस मूवमेंट, ठीक है। 1917 में बिहार के चंपारण में, दिस वाज द जो आपकी
इंडिगो प्लांटेशन की यहाँ पे बात की गई है। तो चंपारण का क्षेत्र है आपका बिहार में। महात्मा गांधी का ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था ऑन इंडियन सॉइल, कि भारत में उन्होंने पहले किसी वो जो है रिवॉल्ट में वो शामिल होते हैं, किसी आंदोलन में वो शामिल होते हैं। ठीक है, अब जो ना देखिए इनको ना आपको इनके बारे में यहाँ पे बार बार पूछ लिया जाता है ना, कि जो इस रिवॉल्ट में शामिल होने के लिए, इस बेसिकली रेजिस्टेंस में शामिल होने के लिए, दिस इज नॉट रिवॉल्ट नहीं है, ये मूवमेंट है। ठीक है, किसानों का मूवमेंट है, आंदोलन है, किसके खिलाफ? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। तो इनको किसके द्वारा परस्यू किया गया था? उसका नाम है राजकुमार शुक्ला। ठीक है, राजकुमार शुक्ला। ये जो है महात्मा गांधी जी को मनाते हैं। तो इसका नाम याद रखना है कि बहुत बार ना ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी परस्यू महात्मा गांधी टू इन्वॉल्व इन द चंपारण मूवमेंट, कि किस पर्सनैलिटी के द्वारा, किस व्यक्तित्व के द्वारा जो है, या व्यक्ति के द्वारा महात्मा गांधी जी को मनाया गया कि आप चंपारण आंदोलन में भाग लीजिए। तो वो कौन थे आपके? राजकुमार शुक्ला जी। ठीक है, इनके द्वारा महात्मा गांधी को परस्यू किया गया बार बार। अब ये सिस्टम क्या था? देखिए उसमें क्या था आपका? तीन कथ्या सिस्टम था। अब तीन कथ्या सिस्टम क्या होता है कि मतलब अगर आप 20 पौधे लगा रहे हो ना, ठीक है, तो उसमें से क्या होने चाहिए? 3 आपके इंडिगो के होने चाहिए। ठीक है, वहां पे कंपलसरी थी, और इनको जो कंपनसेशन है दैट वाज नॉट बीइंग गिवन टू देम। ना तो उनको कंपनसेशन मिल रही थी, ना ही इनको उच्च जो है दाम उसके मिल रहे थे। उत्तम दाम भी नहीं मिल रहे थे, उच्च भी नहीं मिलते, और एक जो नॉर्मल से दाम है वो भी नहीं मिल रहे थे। महात्मा गांधी तब आते हैं, एंड देन क्या होता है कि यहाँ पर जब महात्मा गांधी आते हैं तो जो ब्रिटिश सरकार है वो झुकती है, एंड दे डिसाइडेड टू पे द 25% ऑफ व्हाट दे डिड डिजर्व, इवन दो कि इन्होंने क्या करा था कि देखिए हम आपको जो आपका डिजर्व्ड अमाउंट है वो तो नहीं दे पाएंगे, वी विल नॉट गिव दैट। दे पाएंगे नहीं, सीधी सी बात है कि हम नहीं देंगे, बिकॉज हमारे पास अथॉरिटी है, लेकिन उसका 25% तक हम दे देंगे। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि इसमें आपको पहले क्या मिलता है? महात्मा गांधी ने ना इस रिवॉल्ट के अगेंस्ट जो है वो एक बारे में क्या बोलते हैं कि एक स्टेटमेंट दी थी। देखिए बहुत सारे किसान जो थे ना इस बात से खुश नहीं थे कि हमें तो हमारा जो 100% रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, कि हमें क्या है 100% रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, बट ब्रिटिश हमें केवल 25% दे रहे हैं। तो महात्मा गांधी जी ने उस समय एक बात कही कि देखिए ये बात 25% की नहीं है, बात इसकी है कि जो आपकी ब्रिटिश सरकार है जो अपने आप को इतना ज्यादा सुप्रीम मानती है, देखिए उसको आपके आगे झुकना पड़ा, उनको आपकी जो बात है वो माननी पड़ी। बात 25% की नहीं है, बात ये है कि उनको आपके आगे झुकना पड़ा। बेसिकली दे हैड टू बाउ डाउन बिफोर यू। ठीक है, तो ये चंपारण आंदोलन 1917 बिहार में, रीजन इंडिगो प्लांटेशन के खिलाफ, महात्मा गांधी की पहली इन्वॉल्वमेंट, और दूसरा क्या है? द पर्सन हु बेसिकली परस्यू द महात्मा गांधी, इट वाज द राजकुमार शुक्ला। नेक्स्ट, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा कहां पर? आपका गुजरात में है। गांधी एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसके साथ एसोसिएटेड हैं। ये क्या है आपकी? दे वर एबल टू पे द हाई टैक्सेस लेविड बाय द ब्रिटिश ड्यू टू क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक। तो उस समय क्या है कि आपका प्लेग फैला हुआ था, और दूसरा क्या था कि क्या हुआ कि जो हाई टैक्सेस थे ना, तो क्रॉप फेलियर की वजह से दे वर नॉट एबल टू पे। लेकिन इसमें क्या था कि देखिए उसमें क्या किया था, इसमें ना एक प्रोविजन दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा, जब ये आपके मतलब जो भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की गई थी, कि अगर जो फसल है वो 25% से कम होती है, मतलब जो यूजुअली वहां पे फसल होती है ना आपकी पैदावार, उसका 25% भी पैदा नहीं होता है, तो आपको क्या मिलेगा कि आपको टैक्स पे नहीं करना है, आपको रेमिशन मिलेगी लैंड में अपील। लेकिन इसको क्या किया गया? इसको क्या गया? खारिज किया गया था। बाद में फिर जब ये आपके महात्मा गांधी और सभी लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हो गए, तो देन दिस वाज क्या होता है आपका, फिर इस डिमांड को मान लिया जाता है। तो अब इसमें क्या है कि ये पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, एंड ऑल्सो इसमें क्या था आपका, क्या हुआ कि बेसिकली इट वाज द मूवमेंट वाज सक्सेस एंड रियलाइज अमंग द पीजेंट ऑफ द गुजरात एंड नेबरिंग स्टेट। ठीक है, तो ये केवल ना कि गुजरात लेकिन नेबरिंग स्टेट में भी इसका जो है वो प्रभाव पड़ा इस मूवमेंट का। ठीक है, इसमें क्या इंट्रोड्यूस किया गया था आपका, बेसिकली जो आपकी क्रॉप फेलियर की वजह से दे वर नॉट एबल टू पे। तो आपकी इन्वॉल्वमेंट आपने याद रखनी है कि जो खेड़ा मूवमेंट है वो कब 1918 में हुआ। इन्वॉल्वमेंट महात्मा गांधी भी है, और कौन से दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल भी है। किसानों के जो है वो प्लाइट है, इसमें कंडीशन के बारे में बात की गई जहां पर रेमिशंस था। ठीक है, और रेमिशन जो है बाद में वो एक्सेप्ट कर लिया गया, बाद में आपको इसका इंपैक्ट जो है वो नेबरिंग स्टेट में भी देखने को मिला। देन आता है आपका एका मूवमेंट। एका मूवमेंट आपने कब हुआ, बस ये याद रखना है कि एट विच पर्टिकुलर पर्सनैलिटी इसके साथ एसोसिएटेड है। हरदोई, भरियच और यूपी यूनाइटेड प्रोविंस में। ठीक है, और जो आपके मदारी पासी हैं, रीजन बीइंग कि आपको जो रेंट है वो 50% से ऊपर इंक्रीज करा गया। दूसरा आता है आपका मोपला रिबेलियन। तो जो मोपला है आपने याद रखना है कि कहां पर है आपका मोपला रिबेलियन को ना इसके नाम से भी जाना जाता है, मोपला को रेवेन्यू डिमांड में रिडक्शन की गई, एंड देन द फील्ड साइज में रिडक्शन किया गया। ठीक है, 22 रेबेलियन टुक प्लेस बिटवीन 1836 से लेकर के 54, हाउएवर वाज सक्सेसफुल। तो ये जो मोपला रेबेलियन है ना आपका
1836 से लेकर के ये शुरू होता है, देन देयर वर लाइक 1854 तक का पीरियड है इसका भी। और दूसरी जो अपराइजिंग होती है वो होती है 1921 में। अब जो मोपिला रीजन है, ठीक है, ये कहां पर हुआ और किस रीजन्स में हुआ और लीडर कौन से हैं, तो हमने ये देखना है आपका जो रीजन कौन सा है। 1921 का जो मोपिला रिबेलियन है, जो कि पीछे की ही कंटिन्यूएशन है, ठीक है, तो ये कौन सा रीजन है, मालाबार रीजन, केरला एरिया ऑफ इंडिया, ठीक है, मालाबार रीजन जो है वो आपका केरला में है, ठीक है, प्रेजेंट डे। एंड द लीडर कौन, सैयद एवी एंड सैयद फैजी, दीज आर द टू लीडर, ठीक है। इंक्रीज ऑफ लैंड, सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द पुअर ना, एंड बाय द पीजेंट्री लैंडलॉर्ड, की जमींदारों के द्वारा क्या किया गया, लैंड रेवेन्यू बढ़ाया गया, सिक्योरिटी ऑफ द टेन्यूर वो खत्म की गई, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द पुअर है, दीज आर द टू रीजन्स, ठीक है, दैट वाज एसोसिएटेड। दूसरा क्या है ना, एट द सेम टाइम दिस वाज आल्सो अ कम्युनल मूवमेंट भी है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखा ना, ऊपर भी हमने देखा कि बहुत सारे आपके क्या हैं कि जहां पर जमींदार जो हैं आपके, दीज आर द हिंदू एंड द पीजेंट आर मुस्लिम, ठीक है। यहाँ पे भी आपको सेम ही बात देखने को मिलती है कि देयर इज अ, जो आपकी अपर कास्ट नंबूदरी थे एंड नैयर हिंदू, देवर नंबूदरी और नैयर हिंदू, ये क्या थे, आपके लैंडलॉर्ड थे, और जो किसान है आपके वो मुस्लिम पीजेंट थे, ठीक है। एंड तो इनिशियली क्या होता है कि दिस वाज अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड, इनिशियली ये हिंदुओं के खिलाफ मूवमेंट था। लेटर ऑन ये क्या आ जाता है आपका, जब 1920 और 21 में क्या होता है, भारत में क्या चला हुआ उस समय, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला हुआ है ना, जिसमें क्या करना है आपके, ब्रिटिश का आपने सहयोग नहीं देना है, इट वाज स्टार्टेड बाय द महात्मा गांधी। तो इसी कड़ी में क्या होता है कि आपका जो मोपिला अपराइजिंग है ना, ऑन द कॉल ऑफ महात्मा गांधी, इट बिकेम द पार्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कि लार्जर वे में ये नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन का क्या होता है कि पार्ट बन जाता है, ठीक है। एंड देन जो आपकी इनकी एक्टिविटी है, इनका जो क्या बोलते हैं आप, जो मूवमेंट है, दैट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ब्रिटिश। कब हुआ, 1921, केरला रीजन है आपका, मालाबार वाला रीजन, और जो लीडर है आपके सैयद एवी। पहले कौन से थे आपके, हिंदू लैंडलॉर्ड के खिलाफ मूवमेंट था। लेटर ऑन जब 1921 के आसपास आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से 21 के बीच में शुरू होता है, तब इट आल्सो बिकेम द पार्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। एंड जो इनकी एक्टिविटी है, जो मूवमेंट है, इट गॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ब्रिटिश। पनलान सत्याग्रह जो है आपका गुंटूर वाले रीजन में है, और उसमें लीडर एनवी नायडू और एनवी रंगा है, ठीक है। उसके बाद सरबंदी कैंपेन गुजरात, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। फिर आता है आपका बिजलोई मूवमेंट, जो कि 1960 से 27 के बीच में, राजस्थान आता है आपका, ठीक है। एंड लीडर जिसमें सीताराम दास हैं, विजय सिंह पाठक हैं। और नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका किसान सभा मूवमेंट, 1918 से लेकर के 1928 तक। तो जो किसानों की, जो पीजेंट्स की प्लाइट है, उसके लिए आपकी किसान मूवमेंट की स्थापना की जाती है। एंड ऑल ओवर इंडिया में लीडर इसमें आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, जिसने किसान सभा की स्थापना भी की है एंड द पीजेंट मूवमेंट को क्या करा, यूनाइटेड भी करा, तो इनका नाम है सहजानंद सरस्वती, पायनियर द बिहार का किसान सभा मूवमेंट, अवध किसान सभा 1920 बाय द रामचंद्रा, यूपी किसान सभा गौरीशंकर के द्वारा स्थापित की गई, इंद्र नारायण द्विवेदी के द्वारा, फ्रॉम द मदन मोहन मालवीय की एक्टिव सपोर्ट भी थी, अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ बेदखली इविक्शन ऑफ जजमानी सिस्टम। फिर दूसरा क्या है आपका, रिस्टोरेशन ऑफ बंगाल लैंड एक्ट एंड बिहार टीनेसी एक्ट, इसमें ये बात की गई। एंड फाइनली जो कल्मिनेटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। तो ये जो सारे मूवमेंट है, इट लेड टू द कल्मिनेशन ऑफ द ऑल इंडिया किसान सभा मूवमेंट इन 1936, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कीर्ति किसान सभा, जो कि पंजाब में है। लीडर कौन सा है, संतोख सिंह एंड गदर पार्टी आपके एसोसिएटेड है इसके साथ। फिर आता है आपका जो है वो बरदोली सत्याग्रह। बरदोली सत्याग्रह आपका गुजरात में हुआ। लीडर जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, अगेंस्ट द अनजस्ट रेजिंग ऑफ अ टैक्स, ठीक है। पटेल जो है इनको बुलाया जाता है फॉर द नॉन टैक्स कैंपेनिंग के लिए। अब मॉडल पीजेंट मूवमेंट जो है 1925 में स्टार्ट हुआ बिकॉज ऑफ द फ्लड एंड फैमिन, क्रॉप प्रोडक्शन सफर्ड एंड गवर्नमेंट रेज द टैक्स बाय 30% दैट ईयर, लेकिन जो पिटीशन है वो फेल हो गई। अब इसमें क्या है, देखिए आपका बेसिकली जो मेन है ना, आपका जो बरदौली सत्याग्रह है, वो आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो इमेज है वो बहुत हायर लेवल पे बढ़ जाती है, ठीक है। बिकॉज द मूवमेंट वाज सक्सेसफुल, अल्टीमेटली ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। और आपने ये बात तो याद रखनी है कि देखिए हु वाज द लीडर, बरदौली सत्याग्रह के ऊपर बार बार जो है वो क्वेश्चन आ जाता है। इसमें जो मेजर इन्वॉल्वमेंट है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। और देखिए जो वल्लभ भाई पटेल है ना, इनको जो सरदार का टाइटल दिया गया, द टाइटल ऑफ सरदार वाज गिवन टू द वल्लभ भाई पटेल ड्यूरिंग दिस मूवमेंट। ये आपने याद रखना है, बाय द किनके द्वारा, बरदौली की जो वुमेन है उनके द्वारा, ठीक है, द वुमेन ऑफ द बरदौली, और जो हु वर इन्वॉल्वड इन द मूवमेंट, दे गेव द टाइटल ऑफ सरदार टू द सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट आपका है जो इंपॉर्टेंट, दैट इज 1946 का हर्ष चिन्हा मोगा, अमृतसर हर्ष चिन्हा एरिया में हुआ। लीडर आपके अक्षर सिंह चिन्हा है, सोहन सिंह है, ठीक है।
ब्रिटिश के खिलाफ था, जो डिसीजन लिया गया था अगेंस्ट द डिक्रीजिंग सप्लाई ऑफ इरिगेशन वाटर फार्मर बाय रीमॉडलिंग द मोगा कनाल। तो क्या हुआ था कि जो इरिगेशन सप्लाई को अफेक्ट किया गया रीमॉडलिंग की वजह से, तो उसके खिलाफ जो है ये विद्रोह शुरू होता है। ठीक है, यू नीड टू रिमेंबर दैट। जो भी हमने इंपॉर्टेंट थे वो याद कर लिए हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है कि सिर्फ दैट यू नीड टू रिमेंबर कि किस एरिया में हुआ, कब हुआ एंड कौन सा वाला रीजन है। वॉरली मूवमेंट महाराष्ट्र में 1945 में। ठीक है, पुनुपुरा वैलार मूवमेंट कब है आपका, त्रावणकोर लीडन कौन से आपके, टी के वर्गीज और वैद्यन। ठीक है, उसके बाद तेलंगाना रिवॉल्ट वो आपके हैदराबाद वाले रीजन में हुआ। इसके जो लीडर है रवि नारायण रेड्डी हैं। ठीक है, रीजन क्या था, निजाम की एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ बाई देशमुख एंड जागीरदार। तो जागीरदार और इसका कम्युनिस्ट लेड अपराइजिंग थी ये। तो पहले आपने ये बात रखनी कि 1946 और 50 के बीच में जो तेलंगाना मूवमेंट है वहां पर आपकी किसकी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है, कम्युनिस्ट की इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलती है। कम्युनिस्ट लेड अपराइजिंग थी ये। ठीक है, तो यहां तक जो है हमने सारा आपका जो रिवॉल्ट थे ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड वो कवर कर लिए फ्रॉम 1947, इवन दो 1757 से हम देखते हैं और वो 1857 तक था। लेकिन उसके बाद जो भी आपकी एक्सटेंशन रहती है मूवमेंट्स की, विच इज पीजेंट अपराइजिंग है, ट्राइबल अपराइजिंग है, और साथ ही साथ इस तरह की जो सिविल अपराइजिंग है उसके बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, जहां पे आपको पीजेंट नेचर देखने को मिलता है। तो बियॉन्ड 1857 भी हमने कवर कर लिया। यहाँ पे जो आपके इंपॉर्टेंट है कोल, मुंडा, संथाल विद्रोह हो गया आपका, और साथ ही साथ आपके जो भी जैसे कि आपकी गारो खासिया है ना, वो वाले हो गए। और आपकी जो पीजेंट रिवॉल्ट हैं, पीजेंट रिवॉल्ट आपको ना जितने भी बंगाल वाले रीजन में हुए, चाहे वो आपके जो महाराष्ट्र के जो दक्कन राइट हैं, यू नीड टू रिमेंबर दैट। मालाबार आपका इंपॉर्टेंट इसलिए जो मोपिला रिबेलियन की हम बात करते हैं बिकॉज इट हैज अ कम्युनल एंगल आता है। वहाबी मूवमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बिकॉज इट ऑल्सो लेड टू द कम्युनल एंगल। ठीक है, ऐसे ऐसे रीजन हैं, दीज आर द रिवॉल्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर। बाकी में उनकी आपको बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए, लीडर कौन से थे, किस एरिया में थे, और उनका रिजल्ट भी आपको पता होना चाहिए, जो हमने वीडियो में डिस्कस करा, जो हमने लेक्चर में डिस्कस करा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है आपका जो बाकी के हैं, यू नीड टू जस्ट रिमेंबर क्या है कि आप उनका एरिया और साथ साथ उनका जो ईयर ऑफ ऑकरिंग है ना वो याद रख लेना। ठीक है, एरिया, ठीक है, व्हेन डिड इट हैपन, और साथ ही साथ इनके लीडर कौन से है। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, जो कि हम आपको नोट्स में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, एंड अब जो नेक्स्ट हमारा होने वाला है कि किस प्रकार से दिस ऑल अपराइजिंग लेड टू द कल्मिनेशन ऑफ 1857 रिवॉल्ट, तो वो हमारा पार्ट होने वाला है नेक्स्ट लेक्चर का। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट लेक्चर।